citation, impact factor, H index and general indexing. अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, यू आर अवेयर दीज वर्ड्स और नॉट? Any student, you are aware these words or not? Yes, sir, we are aware of the words. Aware? How many? So these words are very important for research. Initial research when you are doing, then you know about what is citation, what is impact factor, what is H index, and what is general indexing या citation indexing. इसके लिए मैंने अपने लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. There are 3 parameters by which we can recognize a good researcher in this academic world. One is, there are 3 P. What do you mean about 3 P? 1 P is for publication, and second P is for projects, or third P is patent. So these 3 P decide a good researcher in this academic world. How many publication you have, and how many projects you have, and how many patent you have. पब्लिकेशन में क्वांटिटी डिजर्व नहीं करती, आपकी क्वालिटी इज डिजर्व. आपकी क्वालिटी क्या है पब्लिकेशन की? क्वांटिटी आपकी बहुत सारी है लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं है, तो दे आर नो यूज ऑफ इन एकेडमिक. तो फर्स्ट ऑफ विल डिस्कस्ड अबाउट पब्लिकेशन. तो दे आर 2 पब्लिकेशन. पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, अपन बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर्स या रिसर्च आर्टिकल्स. तो आपने देखा होगा एनी बुक्स जो भी आप पब्लिश करते हैं वो विदाउट ISBN, देयर नो यूज ऑफ बुक्स. अगर किसी बुक्स का ISBN नंबर नहीं है, ISBN मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. अगर ISBN बुक का नहीं है तो उस बुक की कोई वैल्यू नहीं है. तो अगर आप बुक पब्लिश कर रहे हो, अब ये ISBN नंबर हमको मिलता कैसे? ये मिलता है पब्लिशर को. जो पब्लिशर आपकी बुक पब्लिश करेगा उसको ये ISBN नंबर मिलता है, और ये ISBN नंबर दिया जाता है नेशनल राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी. ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो अपनी शिक्षा विभाग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंडर आता है ये. और ये ISBN नंबर ये 13 डिजिट नंबर होता है. आप देख रहे होंगे 978929505505. तो 13 डिजिट नंबर ये 2007 से 13 डिजिट नंबर स्टार्ट हुआ है. उससे पहले ये 10 डिजिट नंबर था. अब इस 13 डिजिट नंबर में आपको इसमें बुक जो पब्लिशर है उसका भी इसमें देखो EN प्रीफिक्स है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ग्रुप है, फिर रजिस्ट्रेंट मींस पब्लिशर, जो पब्लिशर आप इसको पब्लिश करेगा, और पब्लिकेशन इसमें 02, इसका मतलब नंबर ऑफ एडिशन, कौन सी एडिशन की बुक है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3. तो पब्लिकेशन ऑफ बुक्स. अब बुक्स भी टेक्स्ट बुक होती है, एक होती है रेफरेंस बुक, और थर्ड होती है एडिटेड बुक्स. तो टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक और एडिटेड बुक्स, इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट डू यू मीन अबाउट एडिटेड बुक्स? एडिटेड बुक्स में क्या होता है? दे आर एडिटर्स, उसमें एडिटर्स होते हैं, एंड दे एडिटर कॉल चैप्टर्स. तो उसमें हम बुक चैप्टर, उसमें जो ऑथर होते हैं वो बुक चैप्टर राइट करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एडिटेड बुक्स. में सो मेनी राइटर्स इन्वॉल्व फॉर ए पर्टिकुलर बुक चैप्टर. सेकेंड है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर. कोई भी रिसर्च पेपर विदाउट ISSN. ISSN मींस हर रिसर्च पेपर का, हर रिसर्च आर्टिकल का ISSN नंबर होता है. अगर किसी भी रिसर्च आर्टिकल का ISSN नंबर नहीं है तो देयर नो वैलिडिटी ऑफ दैट आर्टिकल. ISSN होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर.
ये 8 डिजिट नंबर होता है। इसमें दो तरह के आईएसएन होते हैं, एक तो पी मींस प्रिंट। प्रिंट अगर वो जनरल प्रिंट के फॉर्म में आ रहा है तो प्रिंट का आईएसएन नंबर डिफरेंट होगा। और ई मींस इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक आईएसएन आजकल मैक्सिमम जनरल्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गई। तो आप देखोगे आगे जब सर्च में करोगे, आप पेपर अपने कहीं सबमिट करोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक आईएसएन मींस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आईएसएन नंबर अलग होता है और प्रिंट फॉर्म में आईएसएन नंबर अलग होता है। तो दे आर टू नंबर। आईएसबीएन इज रिलेटेड टू बुक, बी आ गया, बी फॉर बुक। और आईएसएसएन रिलेटेड टू जनरल। क्लियर बच्चों, आवाज आ रही ना मेरी? क्लियर Yes, क्लियर sir. सर। जी सर, यस बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता देना, है ना। अब एक आता है डीओआई। व्हाट सर, आ इज रही है। यू मीन अबाउट आ रही है। डीओआई? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। When you published your paper in a good impact journal, then you get a DOI। जैसे आप इसमें देखोगे तो इसमें इस जर्नल में दिख रहा है, देखो DOI 10.1002। इट कंसेन नंबर्स। इसमें नंबर्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो हर एक आर्टिकल का DOI होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। DOI में क्या होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका आर्टिकल ओपन हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जहां पर भी आर्टिकल है तुरंत ये ओपन हो जाएगा। इससे क्या है, अपन को जो उसका मेन यूआरएल है उसमें नहीं जाना पड़ेगा और डीओआई के थ्रू हम आर्टिकल को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो डीओआई डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, इट हैज ए एवरी रिसर्च पेपर, गुड रिसर्च आर्टिकल हैज डीओआई। अब इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अपना पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप कहां पब्लिश करें, कैसे मालूम करना पड़ेगा आपको कि ये जर्नल मेरे लिए सूटेबल है। साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे ह्यूमैनिटीज में हो। तो उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल। ये मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर, उसके बाद हम देखते हैं एच इंडेक्स। एच इंडेक्स जो होता है, एच इंडेक्स ऑफ द ऑथर। एच इंडेक्स ऑथर का भी होता है और एच इंडेक्स जनरल का भी होता है। एच इंडेक्स ऑफ द ऑथर एंड जनरल। एक होता है I10 इंडेक्स ऑफ द ऑथर। ये I10 इंडेक्स किसका होता है, ऑथर को मिलता है। अभी तीनों चीजें अपन को वन बाय वन समझनी है। व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर। जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, वो सभी ये आगे आप जब डिस्कशन करते हैं, हम एक दूसरे से जब एकेडमिशियन मिलते हैं तो हमें पूछते हैं कि आपका पेपर पब्लिश हुआ है, व्हाट इज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ योर पेपर। जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, दैट शो द वैलिडिटी एंड गुड रिसर्च ऑफ योर रिसर्च पीयर ग्रुप। अगर आपका पेपर अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हो रहा है, दैट मींस डू यू हैव गुड रिसर्च। ओके, अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले अपन डिस्कस कर देंगे इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल। इम्पैक्ट फैक्टर पहले बात करेंगे व्हाट है, क्या है, व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर। फिर सेकंड है व्हाई, इसको हमें क्यों जरूरत है जानने की। एंड वेयर, अगला क्वेश्चन है कि आप कहेंगे सर इसको हम कहां से मालूम पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है जिस जनरल का। तो व्हाट, व्हाई एंड वेयर, क्या होता है, कहां से इसको हम जाने, क्यों जरूरत है इसकी इम्पैक्ट फैक्टर की, और इसको कहां से हम जाने। तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी डिस्कस व्हाट। इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग। फॉर्मूला क्या है, जैसे सपोज करो आई वांट टू इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ एक्स जनरल इन द ईयर ऑफ 2009। मुझे एक एक्स जनरल का 2009 में इम्पैक्ट फैक्टर जानना है। या जानना है कैसे निकालते हैं 2009 में, अगर किसी जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर, जो भी एजेंसी इसको निकालती है उस क्या फॉर्मूला अप्लाई करती है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइटेशन, नंबर ऑफ साइटेशन ऑफ आर्टिकल्स
published in journal X during the 2 preceding year. Preceding years means जैसे अपन को 2009 का इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है तो उससे 2 साल पहले 2008 एंड 2007। अगर मुझे किसी जर्नल का 2024 में इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है तो 2023 और 2022, तो उसको हमें साइटेशन मालूम होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन रेज करता हूं, व्हाट इज साइटेशन? एनी स्टूडेंट्स, व्हाट इज साइटेशन? साइटेशन क्या होता है? रेफरेंस होता है सर, कितनी बुक है उसका रेफरेंस दे रहे हैं अपन। ओके, एनीवन? जितनी भी बार उस जर्नल का रेफरेंस किसी और में पब्लिश हुआ है। ओके ओके, वेरी गुड। देखो थोड़ा मैं बता देता हूं आपको व्हाट इज साइटेशन। सपोज करो मैं एक पेपर राइट कर रहा हूं, पेपर लिख रहा हूं मैं। पेपर लिखने के बहुत सारे पॉइंट हैं, तो एक लास्ट पॉइंट होता है रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। तो उस बिब्लियोग्राफी में हम बहुत सारे, या रेफरेंस में 1 2 3 4 बहुत सारे रेफरेंस, 50-60 रेफरेंस डालते हैं। तो ये जो रेफरेंस होते हैं, बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि साइटेशन और इसका मैं थोड़ा डिस्कस दूर कर देता हूं। अगर आपने किसी पेपर को डाउनलोड किया है तो वो साइटेशन नहीं है। अगर उसको आपने डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में रख लिया, दैट इज नो साइटेशन। आपने उसको देखा तो भी वो साइटेशन निकल आएगा, व्यू भी निकला है। साइटेशन होता है अगर मैं जो पेपर लिख रहा हूं उसमें जितने भी रेफरेंस दे रखे हैं, जो मैंने दिए, वो रेफरेंस जिन ऑथर के रेफरेंस हैं उनके लिए क्या हो गया, वो साइटेशन हो गया। वो ऑथर्स के लिए भी साइटेशन हो गया, और वो जिस जर्नल में पब्लिश हुआ वो पेपर, उस जर्नल का भी साइटेशन हो गया। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर, क्लियर सर। तो साइटेशन जो होता है वो जर्नल का भी साइटेशन होता है और ऑथर का भी साइटेशन होता है। आपने देखो, अभी हम डिस्कस करेंगे गूगल स्कॉलर पर। अपन जब देखते हैं गूगल स्कॉलर पर, तो जो भी रिसर्चर है या ऑथर है उसका गूगल स्कॉलर नंबर ऑफ साइटेशन बता देता है, उसने जब तक जितने भी रिसर्च किए उससे कितने साइटेशन हुए। तो साइटेशन अगर किसी जर्नल का ज्यादा है तो इसका मतलब दैट जर्नल इज गुड जर्नल, बेस्ट जर्नल। अब नंबर ऑफ साइटेशन इन पर्टिकुलर ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट जर्नल इन दैट ईयर। जैसे 2007 और 8 में कितने आर्टिकल पब्लिश्ड हुए, तो नंबर ऑफ साइटेशन को हमको डिवाइड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो पब्लिश्ड हुए। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए ये एग्जांपल है, नंबर ऑफ साइटेशन ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन एक्स जर्नल इन 2008। उसमें सपोज करो हमने मान लिया साइटेशन हुआ 2008 में 140। नंबर ऑफ साइटेशन टू आर्टिकल पब्लिश्ड इन एक्स जर्नल इन 2007 उसमें हो गया 160। ये तो हो गया साइटेशन। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 300। कितना है, 300। ओके, फिर पब्लिश्ड कितने हुए, 2008 में पब्लिश हुए 13 और 2007 में पब्लिश हुए 17। तो ये हो गया 30। अब आप सोचिए 30 पेपर उस जर्नल के पब्लिश्ड हुए, लेकिन वो 30 पेपर 300 टाइम्स देखे गए। ओके, तो 300 अपॉन 30 इक्वल टू 10। तो 10 इज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दैट एक्स जर्नल। तो ये इसका मतलब जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अगर ज्यादा है तो वो क्या शो कर रहा है कि दैट जर्नल इज साइटेटेड मोर टाइम्स। 10 है अगर तो 10 टाइम्स उसके पेपर्स साइट किए जा रहे हैं, जितने पब्लिश हो रहे हैं उसका 10 टाइम्स, जितने पब्लिश हो रहे हैं ना आर्टिकल उसका 10 टाइम्स साइट किए जा रहे हैं, इसलिए उसका इम्पैक्ट फैक्टर 10 है। अगर किसी का इम्पैक्ट फैक्टर 5 है तो उसका मतलब क्या है, उसके आर्टिकल से वो 5 टाइम्स साइट हो रहे हैं। किसके 5 टाइम्स बताइए? हेलो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स के 5 टाइम्स पब्लिश हो रहे हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि विच जर्नल इज बेटर, 1 इम्पैक्ट फैक्टर, 2 इम्पैक्ट फैक्टर। अगर आपका पेपर, अब मैं एक चीज बता, अगर आपका पेपर 10 इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिश हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस जो पेपर आपका पब्लिश हुआ है उसके साइटेशन भी बढ़ेंगे, क्योंकि लोग उसको ज्यादा साइट कर रहे हैं।
तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर इम्पैक्ट फैक्टर, गुड इम्पैक्ट फैक्टर में, बेटर इम्पैक्ट फैक्टर में आपका पेपर आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो दैट इज द गुड साइन फॉर यू, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड रिसर्च। क्योंकि ऐसा नहीं होता है अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर जनरल आपने कुछ भी लिखा और आप उसको छाप दो, नॉट पॉसिबल। वो बताएंगे हमको, दैट वो उनको बोलते हैं प्रीडेटरी जर्नल्स, वो आगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो इम्पैक्ट फैक्टर जनरल मीन ये, इट इज क्लियर और नॉट टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. ओके, यस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट अपन डिस्कस कर चुके, क्या होता है नंबर ऑफ साइटेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दैट इज द इम्पैक्ट फैक्टर। अब आता है व्हाई, क्यों जरूरत है ये जानने की इम्पैक्ट फैक्टर। इसका मैं आंसर आपको बताता हूं, क्यों जरूरत है आंसर। सपोज करो आपने रिसर्च की एंड यू आर डूइंग गुड रिसर्च, आप बहुत अच्छी तरह रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिसर्च तो अच्छी है, लेकिन आपने क्या किया, उसको ऐसे जर्नल में पब्लिश कर दिया जिसका इम्पैक्ट फैक्टर कम है, क्योंकि आप अपनी वैलिडिटी, आपको पता ही नहीं कि मैंने कितनी अच्छी रिसर्च की है, तो ये हमें कम मालूम पड़ेगा। तो ये देख दो, रैंक जर्नल विद इन ए डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन में कौन सा जर्नल अच्छा है उनकी रैंक बनती है। वो रैंक किसके आधार पर बनेगी? बाय देयर इम्पैक्ट फैक्टर। आपको जानकारी होगी, नेचर जर्नल है, नेचर जर्नल, एक जर्नल का नाम है नेचर, दैट हैज द इम्पैक्ट फैक्टर 69। तो आप उसमें ऑर्डिनरी आर्टिकल पब्लिश नहीं होते हैं, उसमें जो ये नॉवल लॉरिएट होते हैं, इन लोगों के आर्टिकल पब्लिश होते हैं। तो हमें इवेल्युएट द स्कॉलरली वर्थ ऑफ ए जर्नल, एक इम्पैक्ट फैक्टर से हमें मालूम पड़ता है कि उस जर्नल के वर्थ क्या है, वो जर्नल कैसा है। अगर अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है तो इसका मतलब दैट इज द गुड जर्नल। एक हमें मालूम पड़ता है कि एक डिसिप्लिन, जैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो मुझे केमिस्ट्री में अगर मुझे एक जर्नल की रैंक देखनी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि कौन सा अच्छा जर्नल है, तो हम डिसाइड करेंगे जिसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, दैट मीन्स गुड जर्नल। तो रैंक जनरल मालूम पड़ जाता है। हेल्प यू डिसाइड वेयर टू पब्लिश योर आर्टिकल फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट फैक्टर। तो बच्चों क्या आता है, जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो अपने आर्टिकल को आप सबसे पहले लोअर इम्पैक्ट फैक्टर में मत पब्लिश करिए, मत भेजिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए हायर से। ये तो देखो, जो भी रिसर्च करता है उसको मालूम होता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ माय रिसर्च, मेरे रिसर्च का लेवल क्या है। तो उस लेवल के से थोड़ा आगे बढ़कर आप अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में अपना पेपर पब्लिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो आपको रिजेक्ट ही तो करेगा। तो इससे कम से कम ये तो नहीं होगा कि आपका पेपर, आपका रिसर्च तो है 5 इम्पैक्ट फैक्टर लायक और आपने उसको पब्लिश कर दिया 2 इम्पैक्ट फैक्टर में। तो 5 में या 6 में अगर इम्पैक्ट फैक्टर जनरल में आप भेजोगे, तो अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो कोई इश्यू नहीं है। तो उससे ये तो है कि अपन इस लेवल का नहीं है, अपन लोअर लेवल में जा सकते हैं। और स्टार्टिंग में अगर आपने लोअर लेवल में पब्लिश कर दिया जबकि वो बेटर में पब्लिश हो सकता है, तो आपको लगेगा ये मैंने गलती की है। तो इसलिए हमें जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर जानना जरूरी है। एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखा है, इवोल्यूशन ऑफ प्रमोशन, यूजीसी, प्रमोशन टेन्योर ग्रांट्स। आपने प्रोजेक्ट लिखा, आपको क्या लगता है, प्रोजेक्ट लिख दिया आपने, ऐसी प्रोजेक्ट मिल जाता है। प्रोजेक्ट में आपका एकेडमिक वो भी देखते हैं, वो कि आपका रिसर्च का लेवल क्या है। वो लेवल कैसे देखेंगे, वो उनके पास कोई चाबी तो है नहीं। वो आजकल हर ऑथर का रिसर्च लेवल साइट पे अवेलेबल है, गूगल स्कॉलर ऐसा साधन है, अभी मैं आगे डिस्कस करेंगे, इससे हम सब कुछ मालूम कर सकते हैं। तो वो आपका कितना साइटेशन हो रहा है, आपके इम्पैक्ट फैक्टर कितने जर्नल में पब्लिश हो रहे हैं, आपका एच इंडेक्स क्या है। तो इवोल्यूशन फॉर प्रमोशन अपने गवर्नमेंट, अपने यूजीसी ने भी ये कर रखा है। अगर बहुत से यहाँ फैकल्टी हैं, कॉलेज लेक्चरर हैं या यूनिवर्सिटी में, तो प्रमोशन एजीपी 6 से 7,000 के लिए एक पेपर जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे जाते हैं तो वहां पर होता है एपीआई, एपीआई स्कोर को देखते हैं वो। अब एपीआई स्कोर किससे आएगा, एपीआई स्कोर आता है इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल से। अगर अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है तो उसका एपीआई ज्यादा होगा, और अगर लोअर देन 1 में आपने पब्लिश किया है तो 10 नंबर का, लोअर मोर देन 1 में किया तो उसके नंबर अलग हैं, मोर देन 2 में किया तो उसके नंबर। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर रखा है। ये प्रमोशंस के लिए भी जरूरी है। और
इन चाइना में क्या होते हैं, दे आर गेट बोनस फॉर पब्लिशिंग इन हाई इम्पैक्ट फैक्टर। अभी तो चाइना की बात करें, मैं इंडिया में बताता हूँ आपको, बहुत से ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, अगर आपका पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है तो दे गेट बेनिफिट, कैश बेनिफिट देते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता, लेकिन प्राइवेट जो, क्योंकि ये जो रिसर्च पेपर्स हैं ये NIRF रैंकिंग और इसमें बहुत अच्छा वो करते हैं। एक आप अपने यूनिवर्सिटी में भी है कि आपको 2 मिनिमम पेपर जरूरी हैं, अगर आप PhD थीसिस सबमिट करोगे तो 2 मिनिमम पेपर जरूरी है। अब हो सकता है आगे नियम ये आ जाए कि 2 मिनिमम पेपर इतने इम्पैक्ट में होना जरूरी है। तो इन सम स्कूल्स स्टूडेंट मस्ट पब्लिश एटलीस्ट 2 आर्टिकल विथ ए कंबाइंड इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 4 टू गेट देयर PhD। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शन भी लग सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा कि रिसर्च की क्वालिटी बढ़ेगी। ओके, तो इसलिए हमें इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में जानना जरूरी है। ओके, अब क्वेश्चन आता है वेयर, ये इम्पैक्ट फैक्टर को हम कहां से मालूम करें और कैसे मालूम करें। तो इसके लिए बच्चों एक इंडेक्सिंग एजेंसी बना। इम्पैक्ट फैक्टर आर प्रोवाइडेड बाय इंडेक्सिंग एजेंसीज या बॉडीज। ये आप देखा होगा जब आप कोई रिसर्च पेपर आर्टिकल आप पब्लिश करोगे, या तो जो भी जर्नल के पास, जर्नल में आप जाओगे तो वहां इंडेक्सिंग लिखा होता है, तो कहाँ कहाँ इंडेक्स है ये। तो 3 इंडेक्सिंग एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है वेब ऑफ साइंस, एक है स्कोपस, ये वर्ड सुना होगा आपने, स्कोपस इंडेक्स जनरल, सुना है ना, स्कोपस इंडेक्स जनरल। Yes, sir. ऐसे ही वेब ऑफ साइंस है। एक थर्ड है गूगल स्कॉलर। तो ये वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, ये क्या है, दीज आर द इंडेक्सिंग एजेंसीज। ये इंडेक्सिंग एजेंसी क्या करती हैं, इंडेक्सिंग इज ए डाटाबेस ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स। ये उस जर्नल का डाटाबेस रखती हैं। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि उस जर्नल का डाटाबेस, मतलब उस जर्नल में जो पेपर पब्लिश हुआ है वो कितनी बार देखा गया है, कितने पब्लिश हुए हैं, ये सब डाटाबेस ये इंडेक्सिंग एजेंसियां रखती हैं। हैविंग गुड ट्रैक रिकॉर्ड, मेंटेनिंग द एथिक्स एंड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। इनकी खास बात ये है, अपना पब्लिकेशन एथिक्स रखती हैं, और जो पब्लिकेशन की क्वालिटी है वो क्या होती है, बहुत हाई। वेब ऑफ साइंस या अपन कहते हैं ना रेपुटेड जर्नल, स्कोपस इंडेक्स जनरल है, तो इसका मतलब दैट इज द रेपुटेड जनरल। उस पर अपन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो इंडेक्स जनरल कंसिडर्ड टू बी हायर क्वालिटी इन कंपेरिजन टू ए नॉन इंडेक्स जनरल। इज क्लियर। यूजीसी भी यही कहती है कि आप अपने आर्टिकलों को इंडेक्स जनरल में पब्लिश कीजिए, स्कोपस में पब्लिश कीजिए, वेब ऑफ साइंस में कीजिए। और यूजीसी ने भी अपनी एक लिस्ट बनाई है, किसी को मालूम है क्या है उसका नाम? यूजीसी केयर। यूजीसी केयर। उसको भी हम देखेंगे फर्दर, है ना। दीज आर द मेन that give the concept of citation indexing, यूगेन गार्डफील्ड। अब मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बता रहा हूं कि इस इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हुई। यूगेन गार्डफील्ड ने इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन 1960 में क्या, ISI इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन फिलाडेल्फिया में ये डेवलप किया। इन 1964 में ISI पब्लिश द फर्स्ट साइंस साइटेशन इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, साइंस साइटेशन इंडेक्स मींस साइंस के जितने भी जर्नल हैं उनको इन्होंने इंडेक्सिंग, उनको उनका डाटाबेस रखना इन्होंने स्टार्ट किया, साइंस साइटेशन इंडेक्स। 1973 में क्या हुआ, ISI पब्लिश सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, SSCI। सोशल साइंस के जर्नलों को इन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। और 1976 में इन्होंने क्या किया, जनरल साइटेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग जनरल इंपैक्ट फैक्टर। इन्होंने हर जनरल की एक साइटेशन रिपोर्ट्स में क्या होता है कि वो जनरल पर्टिकुलर ईयर में उसके जितने भी आर्टिकल हैं वो कितने बार साइट किए गए, उसकी रिपोर्ट प्लस उसका इंपैक्ट फैक्टर। तो अपन को साइटेशन मालूम है, नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड हुए वो मालूम है, तो हम इंपैक्ट फैक्टर भी निकाल सकते हैं। ऐसे 1978 में
किसका क्या पब्लिश किया ISI ने? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, AHCI, इसके जर्नल्स का किया उन्होंने। उसके बाद 1992 थॉमसन कॉर्पोरेशन, ये एक एजेंसी थी थॉमसन कॉर्पोरेशन, इस एजेंसी ने ISI को एक्वायर कर लिया। तो ISI अब किस में चली गई? थॉमसन कॉर्पोरेशन नाम हो गया उसका। और 2008 थॉमसन मर्ज्ड विथ रूटर्स, थॉमसन को रूटर्स दूसरी कंपनी है, तो दोनों आपस में मर्ज हो गए और नाम हो गया उसका थॉमसन रूटर्स। तो अगर आपने देखा होगा जो UGC के वो नियम रूल्स हैं, उसमें लिखा होता है थॉमसन रूटर्स के अकॉर्डिंग इंपैक्ट फैक्टर होना चाहिए, तो थॉमसन रूटर। और 2009 में ये थॉमसन रूटर चेंज हो गया वेब ऑफ साइंस में। वेब ऑफ साइंस डाटा इज लॉन्च्ड। क्या बन गया ये? वेब ऑफ साइंस। और 2060 में क्लेरिवेट एक्वायर द ISI प्रोडक्ट। सारे ISI प्रोडक्ट क्लेरिवेट ने एक्वायर कर लिए फ्रॉम थॉमसन रूटर कॉर्पोरेशन। थॉमसन रूटर कॉर्पोरेशन के जितने भी, तो क्लेरिवेट अब इसको वेब ऑफ साइंस को संचालित करता है, क्लेरिवेट 2016 में। तो दिस इज द हिस्ट्री अबाउट इंडेक्सिंग ऑफ जर्नल। तो इम्पैक्ट फैक्टर में हमने 3 डिस्कस कीजिए। व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर, व्हाट हो गया, वाई क्यों जरूरी है, और वेयर कहां से मिल सकता है। इन जो इंडेक्सिंग एजेंसी इनका हम डिटेल्स पढ़ेंगे आगे, वेब ऑफ साइंस का भी पढ़ेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा आपको, स्कोपस का भी देखेंगे और गूगल स्कॉलर का भी। अब आता है व्हाट इज H इंडेक्स। तो सबसे पहले ये बात है, H इंडेक्स ऑथर्स का भी H इंडेक्स होता है और जर्नल का भी होता है, ये मैं बताता हूँ व्हाट। तो प्रपोज्ड बाय ये साइंटिस्ट थे J.E. हिर्श, इन्होंने H इंडेक्स की कल्पना की थी। H इंडेक्स क्या रहता है? इट शो द क्वांटिफाई एन इंडिविजुअल साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट। एक इंडिविजुअल आदमी का, एक इंडिविजुअल रिसर्चर का क्या बताता है ये? साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट। अभी ध्यान रखना, जिस ऑथर का H इंडेक्स ज्यादा है, दैट मीन्स दैट हैव गुड साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट। और ये H इंडेक्स को वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, गूगल स्कॉलर ये क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ये ऐसे इंडेक्सिंग एजेंसी हैं जो वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, गूगल ये H इंडेक्स की बता देती हैं किस ऑथर का H इंडेक्स क्या है। अभी क्यों बता सकती हैं? क्योंकि इनके पास पूरा डाटाबेस है। ओके, तो इसमें क्या होता है? क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। H इंडेक्स से साइटेशन भी मालूम पड़ जाता है और कितने पेपर पब्लिश हुए वो भी मालूम पड़ जाता है। अब होता क्या है H इंडेक्स, ये देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे H इंडेक्स को हम निकालते हैं। तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे तो पेपर्स हैं और वाई एक्सिस पे क्या है? साइटेशन। आपने सब अगर 50 पेपर पब्लिश कर दिए तो हर पेपर का कुछ ना कुछ साइटेशन होगा, तो आपने ग्राफ प्लॉट किया। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर साइटेशन इक्वल टू पेपर। किसी की आवाज आ रही है, मुझे म्यूट करिए माइक अपना प्लीज। आयुष गुप्ता जी प्लीज माइक ऑफ करें। आयुष गुप्ता। तो जिस कंडीशन पर साइटेशन और पेपर्स इक्वल हो जाते हैं वो कहलाता है H इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स इसका मतलब है मिनिमम पेपर। ये देखिए, अगर किसी ऑथर का H इंडेक्स 7 है, अगर किसी ऑथर का H इंडेक्स क्या है? 7, तो इसका मतलब ये है दैट ऑथर हैज 7 पब्लिकेशन हैव एटलीस्ट 7 साइटेशन। इसके बाद ज्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन उसके 7 पब्लिकेशन ऐसे हैं जिनके मिनिमम कितने साइटेशन है? 7। जैसे किसी का H इंडेक्स है 15, तो दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि 15 आर्टिकल्स या 15 रिसर्च पेपर हैव एटलीस्ट 15 साइटेशन।
बाकी किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन इतने पेपरों का उसका साइटेशन इतना है। जैसे किसी का एच इंडेक्स 50 है, तो 50 मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, if H index is 50, that means 50 research article minimum cited 50 times. ओके, तो आप देखो इसमें, आप ग्राफ में देखोगे कि इस कंडीशन में 7 नंबर पर देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और टाइम साइटेड ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये इसका कहलाएगा एच इंडेक्स। इसका फर्स्ट पेपर साइटेड हुआ है 70 टाइम्स, दूसरा हुआ है 55 के आसपास, तो ये लेकिन एक कंडीशन पे उसके बाद 7 पेपर इसके मिनिमम 7 टाइम साइटेड हुए, तो ये इसका कहलाएगा एच इंडेक्स। अब ये ऑथर्स का भी होता है और जनरल का कैसे होता है, किसी जनरल का एच इंडेक्स है 200, तो इसका मतलब उस जनरल के 200 आर्टिकल्स मिनिमम 200 टाइम्स क्या हुए, साइट हुए। किसी का माइक अनम्यूट है क्या? हेलो, ये आवाज किसकी आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। आयुष गुप्ता, नहीं, बैकग्राउंड आवाज भी आ रही है मुझे। मैडम, होस्ट के पास जो है ये इख्तियार होता है कि वो किसी को म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, आप कर। ओके, नाउ राइट। अब आता है व्हाट इज I10 इंडेक्स। व्हाट इज I10 इंडेक्स? I10, it is the number of research papers that are cited at least 10 times. अब देखो, ये मैंने जो ग्राफ लिया है, ये अभी आगे बताऊंगा, मैंने लिया है गूगल से। अब किसी ऑथर का है, वो नाम मैंने बताया नहीं है इसमें। तो इसका साइटेशन है 986 ऑल साइटेशन। एच इंडेक्स इसका है 17। इसका मतलब दैट ऑथर्स 17 पेपर्स या 17 सच आर्टिकल साइटेड मिनिमम 17 टाइम्स। और I10 का क्या हो गया? I10 मींस कितने पेपर, उस किसी ऑथर के कितने पेपर 10 टाइम्स और 10 टाइम्स से ज्यादा साइट किए गए, वो कहलाता है I10 इंडेक्स। जैसे इनका I10 इंडेक्स है 19, तो इसका मतलब 19 इनके रिसर्च आर्टिकल मिनिमम 10 टाइम्स तो साइटेड किए गए हैं। तो I10 इंडेक्स किसका होता है? ऑथर्स का। और एच इंडेक्स किसका होता है? ऑथर्स एज वेल एज जनरल। I10 इंडेक्स क्या होता है? कितने मिनिमम आर्टिकल 10 टाइम्स या 10 टाइम्स से अधिक साइट किए गए, वो कहलाता है I10 इंडेक्स। ओके, इसमें ग्राफ में देखना, आप ईयर वाइज भी आता है, ये अपन गूगल स्कॉलर जो पढ़ेंगे। तो बच्चों कंक्लूजन क्या हो गया? कंक्लूजन ये है, गुड रिसर्चर इज वन हु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइटेशन of the research paper which published in high impact factor journal। आप कैसे मालूम करोगे किसी ऑथर को या किसी रिसर्चर को कि ये अच्छा रिसर्चर है? तो वो मालूम किससे करोगे? साइटेशन, एच इंडेक्स एंड अगर साइटेशन ऑटोमेटिक ज्यादा है, एच इंडेक्स ज्यादा है, तो इसका मतलब दैट मीन्स जो उस ऑथर्स के पेपर अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिश हो रहे हैं। एनी क्वेश्चन? सर, एक थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है, एक ये एच इंडेक्स और आई इंडेक्स को दोबारा सर थोड़ा सा। एच इंडेक्स में बताता हूँ, देखो एच इंडेक्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन एच इंडेक्स एंड I10 इंडेक्स। एच इंडेक्स क्या होता है? एच इंडेक्स है, पहले आप समझ लो किसी का एच इंडेक्स अगर सपोज करो 7 है, जैसे मैंने बताया 7, एच इंडेक्स 7 है, तो इसका मतलब ये है 7 आर्टिकल, उस ऑथर के 7 आर्टिकल मिनिमम 7 टाइम्स साइटेड किए गए हैं। मिनिमम 7 आर्टिकल साइटेड 7 टाइम्स। अगर उसका 15 है, तो 15 जो आर्टिकल है मिनिमम 15 टाइम्स साइट किए गए। मैक्सिमम तो 15 से 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, मैक्सिमम कुछ नहीं, रेंज नहीं, लेकिन उनके मिनिमम 15 जो आर्टिकल्स हैं वो मिनिमम 15 टाइम्स साइट किए गए, अगर एच इंडेक्स 15 है तो। और I10 क्या होता है? जिस नाम ही बता रहा है 10, 10 या 10 से अधिक बार अगर साइट किए गए, 10 एक्चुअल 10 या 10 से अधिक बार,
तो वो कहलाएगा I10 इंडेक्स। क्लियर? जी सर। हेलो? जी सर, हाँ जी। सर ओके ओके, Yes, sir. टेन इंडेक्स के अंदर हाँ बोलिए। एच और आई, हाँ, H और I ये किस चीज को इंडिकेट करता है सर? इसका फुल फॉर्म क्या है? H का, H तो जी। साइंटिस्ट ना हिर्च ने खोजा ना ये, तो उनका है हिर्च इंडेक्स, साइंटिस्ट का इंडेक्स है। ओके, अच्छा, और आई का सर? I10, अब I का तो देखना पड़ेगा, I का तो आई डोंट नो अबाउट आई विल सर्च व्हाट इज I। ओके सर, थैंक यू लेकिन सर। 10 का मतलब साइटेशन हो गया। ओके जी सर, ओके सर। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सिंग एजेंसी। व्हाट आर इंडेक्सिंग एजेंसी? जैसे मैंने बताया था आपको, कितनी इंडेक्सिंग एजेंसी बताई थी मैंने, आप बताओ हाउ मेनी? 3. वैसे देयर आर सो मेनी इंडेक्सिंग एजेंसी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है स्कोपस, वेब ऑफ इनकी साइंस, क्वालिटी गूगल बेहतर है, वो 3 है: वेब ऑफ साइंस, स्कोपस और गूगल स्कूल। दिस इज द साइट। देखो mjl.clarivate.com, मैंने कहा ना वेब ऑफ साइंस को किसने ले लिया? क्लेरिवेट ने। तो ये साइट है, आप खोलना बच्चों, एक बार जाके देखना इसको, मैं जो बता रहा हूं एक बार, mjl.clarivate.com। जैसे ही आप इस साइट पे क्लिक करोगे तो ये आपको शो होगा वहां पर। अब इसमें आप देखो क्या क्या चीज हम सर्च कर सकते हैं। इसमें देखो सर्च जनरल सर्च कर सकते हैं, मैच मैन्युस्क्रिप्ट, ऊपर देखिए आप मैन्युस्क्रिप्ट को मैच कर सकते हैं कि हम किस जनरल में अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को सेंड करें। इसमें हम साइटेशन जो बताए थे मैंने, हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है सर्च जनरल, ISSN और टाइटल। आपको किसी भी जनरल को सर्च करना है तो उसका नाम लिख दीजिए, तो वो जनरल का सब, उसका ISSN नंबर, वो सब आपके सामने आ जाएगा। एक चीज और इसमें देखो, जो आप अपना लॉगिन आईडी भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, और ये क्रिएट फ्री अकाउंट, ये आपको कोई पैसा नहीं लेगा, क्योंकि लॉगिन आएगी जब आप क्रिएट करोगे तभी आप इनके साइटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो लॉगिन करना आप इसमें, ये देखो तो वेब ऑफ साइंस में, जो वेब ऑफ साइंसिंग क्या है? इंडेक्सिंग एजेंसी, जिसमें किसका कलेक्शन हो रहा है? जर्नल्स का। अब मैं बताता हूं, थोड़ा नॉर्मल इनके नंबर्स बताता हूं। तो साइंस साइटेशन इंडेक्स जो एक्सपेंडेड, जिसका शॉर्ट बोलते हैं SCI, इसके अप्रोक्स 10,000 जनरल का रिकॉर्ड रखता है ये वेब ऑफ साइंस। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, इसमें अप्रोक्स 4,000 जनरल का डाटा ये रखता है। और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी साइटेशन इंडेक्स ASCI, ये 2,000 जनरल्स का डाटा ये रखता है। और इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स, ये नया स्टार्ट किया है इन्होंने, ESCI, ये अप्रोक्स 8,000 जनरल्स का रखता है। तो इट मेंटेन साइटेशन डाटाबेस ऑफ दीज इंडेक्स जनरल। तो इतने जनरल्स का क्या रखता है ये? साइटेशन डाटाबेस। साइटेशन डाटाबेस बता दिया हमने, साइटेशन क्या है, कितने बार वो साइट किया गया है, उसका नाम, कितने पब्लिश्ड, उन सबका डाटा ही रखता है। This data allow a researcher to identify which article have been cited most frequently। इसमें हमें यह भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सा आर्टिकल सबसे ज्यादा बार देखा गया है। एंड हु हैज साइटेड, और किसने देखा है ये भी मालूम पड़ जाता है, कितनी बार साइट किया गया है और किसने देखा है ये भी हमें मालूम पड़ जाता है। ओके, तो ये सारे डाटा इनके पास रहते हैं। ये देखिए, अब इसमें आप देखो, इसमें मैंने इसमें अपना लॉगिन आईडी बना रखा है, तो इसमें लिखा हुआ वेलकम सुशील कुमार शर्मा। तो जैसे ही आप लॉगिन आईडी बनाओगे तो ये आपको नजर आएगा। अब इसमें आप, मैंने केमिस्ट्री के जनरल, केमिस्ट्री डाला बस, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के जनरल्स इसने 1106, जिस जनरल के नाम में केमिस्ट्री है वो सारे जनरलों को ये बता देगा आपको 1 by 1। और कितने जनरल मिले? 1106, जिनमें केमिस्ट्री आ रहा है। तो जितने भी आप किस हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री का बता देगा ये,
आप हिंदी के हैं तो हिंदी के बारे में बताएगा, फिजिक्स तो फिजिक्स, सारे जनरल आपको इसमें मालूम कर सकते हैं। अब ये जनरल्स के बारे में, अब आप पर्टिकुलर जनरल्स के बारे में मालूम करना चाहते हैं, कोई भी जनरल, तो उस जनरल का आप नाम लिख दीजिए। जैसे इसमें लिखा है मैंने जनरल ऑफ मॉलिक्यूलर लिक्विड्स, तो जनरल ऑफ मॉलिक्यूलर लिक्विड्स कौन पब्लिशर है इसका, इसका क्या ISSN नंबर है, देखो इसमें लिखा हुआ EISSN। तो ये देखो मैंने बताया था ना आपको, 2 ISSN नंबर है इसके, इसका मतलब पहले वाला प्रिंट है और दूसरे वाला कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक। इसमें ही बता रहा है वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन में किस में आता है, ये आता है साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड में, करंट फिजिकल केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंस। ये तो हम जनरल्स के बारे में मालूम कर सकते हैं, कौन उसका पब्लिशर है, क्या उसका ISSN नंबर है, और सब्जेक्ट वाइज जनरल भी अपन सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, दिस इज द वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन। अगर आपको देखना है कि कितने जनरल SCIE में हैं, तो आप इस पे क्लिक करोगे, तो जैसे क्लिक करोगे तो सारे जनरल डाउनलोड हो जाएंगे साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड के। लेकिन ये तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स जब आपने लॉगिन बना रखा है। विदाउट लॉगिन यू कैन नॉट डाउनलोड द साइटेशन इंडेक्स। फिर ये सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ऐसे आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स डाउनलोड कर सकते हैं, और इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स। तो दे आर 4 साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, और इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स। तो ये सारे वेब ऑफ साइंस के कोर कलेक्शन है। इसमें आप जर्नल का टाइटल, उसका ISSN नंबर, उसका EISSN नंबर, उसका पब्लिशर का नेम, पब्लिशर का एड्रेस, किस लैंग्वेज में पेपर जर्नल पब्लिश करता है वो, और कैटेगरी, ये सब चीजें आपको डाउनलोड में मिल जाती। इसकी एक खास बात और है, मैन्युस्क्रिप्ट मैचर। ये क्या होता है मैन्युस्क्रिप्ट मैचर? सपोज करो आपने एक आर्टिकल लिखा, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस आर्टिकल को मैं किस जर्नल में पब्लिश करूं, इन विच जर्नल दैट इज सुटेबल फॉर दैट आर्टिकल। तो ये वेब ऑफ साइंस से हमें मैन्युस्क्रिप्ट मैचर से मालूम पड़ सकता है कि हम उसको कहां पब्लिश करें। इसके लिए आपको क्या करना है, उस जो आर्टिकल आपने लिखा है उसका टाइटल डालना है, और उस टाइटल का क्या डालना है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ये अपन रिसर्च आर्टिकल लिखते तब, और फिर आपको फाइंड जर्नल पे क्लिक करना है। तो फाइंड जर्नल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उस टाइटल से मिलते हुए उस एब्स्ट्रैक्ट को देखकर ये वेब ऑफ साइंस आपको बता देगा कि ये जर्नल आपके आर्टिकल के लिए सूटेबल है। ये देखिए, ये मैंने एक मेरा टाइटल डाला था, मैंने एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ बर्न बेंजाइल प्रीडीनियम ब्रोमाइड एज ए इको फ्रेंडली करोजन इनहिबिटर फॉर माइल्ड एसिडिक मीडियम। फिर इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट डाला, तो जैसे मैंने फाइंड जर्नल पे क्लिक किया तो देखो मैचिंग कीवर्ड्स ये आ गए, और जो मुझे रिजल्ट्स मिले वो मिले फाउंड 40 रिजल्ट्स, मींस 40 जर्नल्स इन्होंने सजेस्ट किए। इन 40 में से आप किसी में भी डाल सकते हैं। सबसे पहला मिला मुझे RSC एडवांसेज। अब इसमें तो बच्चों को ये भी बताता है मैच स्कोर। मैच स्कोर मींस 0.81, तो ये सबसे अच्छा मैच स्कोर है, इसमें आप इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैच स्कोर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताता है, तो इसमें आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। दूसरा बताया इन्होंने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल साइंस, इसका मैच स्कोर था 0.67। तो इससे हमें यह भी मालूम पड़ जाता है अगर हम कंफ्यूज हैं कि हमें कहाँ पेपर पब्लिश करना है, किस जर्नल में करना है, तो हम मैन्युस्क्रिप्ट मैचर का यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट वेब ऑफ साइंस। सेकंड इंडेक्सिंग जर्नल जो एनी क्वेश्चन? हाँ सर। सर जैसे मैचअप वाला जो ऑप्शन आ रहा है सर, लास्ट स्लाइड दिखाइएगा जरा। ओके, ये वाला। तो सेकंड, हाँ सर। सर जैसे इसमें मैचअप का स्कोर आ रहा है जो टॉप कीवर्ड है, तो ये हम पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया होगा मिक्स्ड टाइप करोशन इनहिबिटर, है ना?
ये एक्चुअली कीवर्ड्स वो हैं जो हमने, जो है ना अपना जर्नल, हाँ हाँ जिस जर्नल में ये पेपर पब्लिश होगा, जिस जो RSC एडवांस एज है ना, उसके कीवर्ड हैं इसमें। मतलब इन कीवर्डों को यूज कर सकते हैं आप। हम अपने उसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा या सर। मैच स्कोर, मतलब ये कीवर्ड इस जर्नल से मैच कर रहे हैं, मतलब इस ये कीवर्ड्स वाले पेपर भी इसमें पब्लिश हुए हैं। मैक्स टाइप कोरोजन इनहिबिटर, अदर माइल्ड स्टील सरफेस, कोरोजन इनहिबिटर बिहेवियर, अच्छा अच्छा, मतलब अगर हम इनको यूज करेंगे 0.981 तो मैच स्कोर 0.81 क्यों आया? क्योंकि इसका मतलब जो आपने आर्टिकल तैयार किया है उसका इस तरह के आर्टिकल इस जर्नल में पब्लिश होते हैं, तो इसलिए उसका 0.81 आ गया। अच्छा अच्छा, और जिसका कम आ रहा है मैच ये स्कोर, इसका सही। मतलब वो आर्टिकल कम पब्लिश होते हैं, इस तरह के इस जर्नल में नहीं होते हैं, या कम अच्छा होते सर, हैं, तो इसलिए मैच स्कोर धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। सर हाँ, सर इसमें टॉपिक का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं क्या? टॉपिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों डालने पड़ेंगे, टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट। नहीं सर, जैसे जर्नल का नाम पता होना चाहिए या फिर टॉपिक कोई आर्टिकल सर्च नहीं नहीं, करने के लिए? ये तो क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट नेचर है, मतलब इसमें तो हम जर्नल का नाम फाइंड कर रहे हैं। मैंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा, उसका टाइटल ये है, उसका एब्स्ट्रैक्ट ये ये लिखते हैं अपन। जब आर्टिकल लिखेंगे तो अपन सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट भी लिखेंगे। तो अब आप, अगर आपको कंफ्यूजन है कि मुझे किस जर्नल में पब्लिश करना है, इसको कौन से जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट नेचर है, मतलब किस मैन्युस्क्रिप्ट में, इस मैन्युस्क्रिप्ट को हम किस जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं, ये आपको आइडिया देगा। जी सर। ओके। जी सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड आता है, सेकंड है स्कोपस इंडेक्स जनरल। स्कोपस इंडेक्स, ये तो सबने सुना होगा, स्कोपस इंडेक्स जनरल। अगर स्कोपस को आपको सर्च करना है तो इसकी साइट है scimegor.jr.com। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए, ये आपको ये स्कोपस इस तरह से खुलेगा। और ये स्कोपस क्या क्या बताता है? जनरल की रैंकिंग, कंट्री की रैंकिंग ही बता देता है, कौन सा नंबर 1 कंट्री है जो पेपर ज्यादा पब्लिश कर रहा है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। तो इसमें भी देखो, जैसे उसमें था वेब ऑफ साइंस में, इंटर जनरल टाइटल डालोगे आप, ISSN नंबर डालोगे, या पब्लिशर नेम डालोगे। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये उन्हीं जर्नल्स के बारे में बताएगा जो स्कोपस इंडेक्स हैं। ओके। यस सर। कुछ जर्नल ऐसे होते हैं वो दोनों में भी इंडेक्स हैं, वेब ऑफ साइंस में भी हैं और स्कोपस में भी हैं। ओके, तो वो जर्नल दोनों जगह मिलेगा आपको, वेब ऑफ साइंस में मिल जाएगा और स्कोपस में मिल जाएगा। लेकिन ये स्कोपस या वेब ऑफ साइंस, जो जर्नल उसमें इंडेक्स हैं उन्हीं के बारे में बताते हैं, और जो इंडेक्स नहीं है उनके बारे में बिल्कुल नहीं बताते हैं वो। इससे मालूम पड़ जाता है कि आपको ये जर्नल वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स है या नहीं। तो अगर ये इन दोनों में इंडेक्स नहीं है तो वहां अपन को अपना आर्टिकल नहीं भेजना चाहिए। अगर भेज दिया तो देयर इज नो वैल्यू। या तो वेब ऑफ साइंस में भेजो, या स्कोपस में भेजो, या UGC केयर लिस्ट में भेजो। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी पब्लिश कर रहे हो आर्टिकल को तो उसका वैल्यू 0 है। ओके। जी सर। अब देखो, इसमें मैंने क्या सर्च किया, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में देखो आप, इसने केमिस्ट्री के जितने भी जर्नल, जहां पर भी वर्ड केमिस्ट्री आ रहा होगा, सबके बारे में इसने देखो 627, वहां पर तो 1000 था केमिस्ट्री डालने पर वेब ऑफ साइंस में, यहाँ कितना वाला 627। यहाँ जिनमें केमिस्ट्री वर्ड आ रहा है वो 627 बार ऐसे जर्नल हैं जिनमें केमिस्ट्री आ रहा है। ये देखिए, ये है जनरल की रैंकिंग, जहां से देखना बच्चों, ये है जनरल की रैंकिंग। अब देखो, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है Q1, दिख रहा है Q1 ग्रीन कलर में, सबको दिख रहा है दिख रहा है Q1? सर। यस व्हाट इज Q1? क्या यस है ये सर। Q1?
एनी सर क्वालिटी स्टूडेंट? क्वालिटी क्वालिटी, हाँ। और Quality. थोड़ा रिफाइन करो, और थोड़ा रिफाइन करो। देखो मैं बताता हूँ आपको, Q number one. स्कोपस जितने भी, Okay. हाँ ओके, स्कोपस ने अपने जितने भी जर्नल्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। Q का मतलब होता है क्वार्टाइल। तो फर्स्ट 25% जर्नल को उन्होंने Q1 कहा है। अब क्यों कहा है Q1? क्योंकि उनकी क्वालिटी बेटर है, उनका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, उनका एच इंडेक्स अच्छा है। तो आप ये सुनोगे आगे अगर फ्यूचर में कि मेरा पेपर स्कोपस इंडेक्स Q1 जनरल में पब्लिश हुआ है। आजकल ये वर्ड आने लग गए हैं, Q1 में हुआ है या Q2 में हुआ है, Q3 में हुआ है, Q4 का मतलब हो गया सबसे लोअर। स्कोपस इंडेक्स तो है। अब देखो इन्होंने यहां पर भी चालाकी कर दी, स्कोपस इंडेक्स में भी इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो अब स्कोपस में किसी एक्स का भी हो रहा है, किसी वाई का भी हो रहा है, और किसी जेड का भी हो रहा है पब्लिश। लेकिन सबका अगर क्वार्टाइल अलग अलग है तो सबसे अच्छा किसका माना जाएगा? जिसका Q1 में पब्लिश हुआ है। तो जिसका Q4 में पब्लिश हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि इसका स्कोपस में तो हुआ है लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है। लेकिन केवल ये नहीं है कि स्कोपस इंडेक्स है अच्छा है, Q4 में भी पब्लिश हो रहा है अगर आपका पेपर, तो दैट इज गुड, बेकार नहीं है, वो भी अच्छा है। और Q1 में हो जाता तो अति उत्तम, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप देखो एक पहला जनरल इसमें बता रखा है CA कैंसर जर्नल ऑफ क्लिनिशियन। तो देखो इसके बारे में इसने सब कुछ बता रखा है। SJR, ये SJR नंबर क्या होता है? साइटेशन जनरल रैंक है ना, साइट जनरल रैंक है ना, कितनी बार साइट हुआ है, 62.938। एच इंडेक्स दे रखा है। टोटल डॉक्यूमेंट देखो 2022 में कितने पब्लिश हुए, इसमें 47 हुए। टोटल डॉक्यूमेंट लास्ट 3 इयर्स 119। देखो इतने कम 22 में केवल 47 पेपर आर्टिकल पब्लिश हुए इसमें, लेकिन पब्लिश 47 हुए, लेकिन वो साइट क्या किए गए? बहुत बार साइट किए गए, इसलिए इसका एच इंडेक्स बढ़ गया। टोटल रेफरेंस, टोटल साइट्स 3 इयर्स के साइट देखो आप 15,499। तो ये साइट्स का दैट इज द मतलब सर डाटाबेस। चेक करना ना? क्या चीज? साइट्स का मतलब होता है चेक करना। कितनी हाँ, बार इसका मतलब आप चेक? आपने लेट ज्वाइन किया क्या? नहीं सर, मैंने सेम टाइम पे ज्वाइन किया था। तो मैंने बताया था ना व्हाट इज द साइट। साइट और साइटेशन एक ही बात है। अच्छा, साइटेशन मतलब रेफरेंस बताया था आपने। साइटेशन का मतलब ये है कि कितने लोगों ने आपके पेपर को अपने पेपर में एज ए रेफरेंस डाला, वो कहलाता है साइटेशन। अच्छा, हाँ जैसे वही मैंने, रेफरेंस ही तो हो गया सर। हाँ रेफरेंस, बिल्कुल वही। हम्म। ओके, ओके तो जी इस सर। तरह से स्कोपस इंडेक्स जर्नल को Q1, Q2, Q3, Q4 में ये डिवाइड किया गया है। अब ये देखो, ये है कंट्री रैंकिंग। ये देखिए आप, कंट्री रैंकिंग, ये स्कोपस कंट्री रैंकिंग बता देता है। जैसे देखो यूनाइटेड स्टेट में इतने आर्टिकल डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड हुए, तो मैक्सिमम इतने पब्लिश। और साइटेबल डॉक्यूमेंट्स को देखो, इतने साइटेबल है, और ये है उनका साइटेशन। एक वर्ड और मैं बताना चाहूंगा बच्चों आपको, व्हाट इज द सेल्फ साइटेशन? ये कोई बताएगा मीनिंग ऑफ खुद सेल्फ का साइटेशन? रेफरेंस। खुद का रेफरेंस। हाँ, कभी कभी ये सेल्फ साइटेशन भी आपको पता होना चाहिए। सेल्फ साइटेशन क्या है? मैंने अपना पेपर लिखा और मेरे पहले ही पेपर पब्लिश हो रहे हैं, तो मैं जी उनको सर। भी कुछ साइट कर देता हूं, तो वो कहलाता है सेल्फ साइटेशन। तो सेल्फ साइटेशन को छोड़कर जो भी साइटेशन होते हैं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ साइटेशन, अपना पेपर में अपने रेफरेंस तो आदमी डालेगा ही, क्योंकि वो काम कर रहा है वही सेम फील्ड में। हाँ। तो आप देखिए, देखो यूनाइटेड स्टेट का साइटेशन पर डॉक्यूमेंट्स 27.82 आ रहा है सबसे मैक्सिमम, और एच इंडेक्स कितना है? 2577। चाइना नंबर 2 पर आता है, यूके नंबर 3, जर्मनी 4, जापान, फ्रांस, इंडिया कौन से नंबर पे? 7th नंबर पर है इंडिया। ओके,
साइटेशन इंडिया में क्या है, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी कम है, लेकिन अब गवर्नमेंट यूजीसी सब कर रही है कि क्वालिटी भी बढ़ाई जाए। तो इससे हम जनरल रैंकिंग और कंट्री रैंकिंग भी मालूम कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें क्या है, ऑल सब्जेक्ट एरिया रैंकिंग, चाइना एकेडमी ऑफ साइंस, इसका बेस्ट क्वार्टाइल है Q1। सेंट्रल नेशनल डीला, इसका है Q1। तो ये जगह का नाम बता रहे हैं किसका सबसे बेस्ट क्वार्टाइल है चाइना में, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। इसका मतलब ये है कि चाइना के इस एकेडमी ऑफ साइंस में, जैसे अपना IISc है, इसके मैक्सिमम पेपर कहाँ पब्लिश होते हैं, Q1 जनरल में पब्लिश होते हैं। तो पहला वेव ऑफ साइंस हो गया, सेकंड हो गया स्कोपस, थर्ड क्या है, गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर। इससे तो आप सब भली बात ही परिचित होंगे गूगल स्कॉलर से। जी सर। ये इसका साइट है scholar.google.com। आप इसमें कुछ नहीं करना, आप गूगल खोलना, गूगल खोल के उसमें गूगल स्कॉलर लिख देना, तो ये ओपन हो जाएगा और इस तरह से दिखेगा। देखो आप गूगल स्कॉलर। तो एक तो मैं सभी स्टूडेंट को ये सलाह दूंगा कि सभी लोग अपना गूगल स्कॉलर में साइन इन हो जाएं, अपना एक प्रोफाइल बनाएं। देखो इसमें लिखा होता है प्रोफाइल, माई प्रोफाइल। तो साइन इन होके अपना एक प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि आप भी इस एकेडमिक वर्ल्ड में एंटर करने वाले हो। तो आपको इसी से जाना जाएगा। आपके साइटेशन कैसे मालूम पड़ेंगे, मुझे किसी एक्स स्टूडेंट का साइटेशन मालूम करना है तो मैं कैसे मालूम करूंगा, मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, गूगल स्कॉलर। उसका नाम डालता हूं उसमें, तो उसका नाम डालने के बाद मुझे ये देखिए आप CNR राव, इसको मैंने गूगल पर सर्च किया, गूगल स्कॉलर पर CNR राव नाम डाला तो मुझे ये मिल गया। देखो आप प्रोफेसर ऑफ, तो इसलिए आप ये ध्यान रखना, जब भी आप ये डाल गूगल स्कॉलर में अपना साइन इन कर रहे हो, अपना अकाउंट बना रहे हो, तो अपना नाम, आप कहाँ पर कार्यरत हैं, आपका ईमेल आईडी, ये सब अच्छे से सही से भरना, गलत मत, नहीं तो फिर बाद में यही चलता रहेगा। मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बच्चों आप देखो, दिख रहा है आपको गूगल स्कॉलर का ये इनका। अब आप राइट हैंड साइड में देखिए, देखो आप साइटेशन देखिए आप इनका कितना है, 1,04,971। कितना है, 1,04,971। एच इंडेक्स इनका कितना है, 150। इसका मतलब समझ गया, 150 एच इंडेक्स, इसका मीन्स 150 पेपर्स या आर्टिकल साइटेड मिनिमम 150 टाइम्स। और इनका I10 इंडेक्स कितना है, 1140। इसका मतलब इनके 1140 आर्टिकल्स मिनिमम टाइम्स 10 cited. और 10 से अधिक बार साइट किए गए हैं। तो इसी से मालूम पड़ेगा आपको कि ये रिसर्चर कैसे हैं, कैसे रिसर्चर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। Renowned researcher. हाँ, केमिस्ट्री मटेरियल साइंस के रिनाउंड प्रोफेसर हैं ये। ओके, अब इसमें देखो नीचे आप ग्राफ देखोगे तो देखो ईयर वाइज भी ग्राफ बताता है कि 2015 में आपका साइटेशन क्या है, 16 में कितना था, 17 में कितना है, 18 में कितना है। तो नंबर ऑफ साइटेशन ये ईयर वाइज भी बताता है। अब आप देखिए, इधर देखिए, अब आप आइए लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों इसमें लिखा हुआ है पहला पेपर इनका, ग्राफीन द न्यू 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। अब देखो ये सब किसका कमाल है, ये कमाल है साइटेशन इंडेक्स, इंडेक्सिंग एजेंसियों का। उस इंडेक्सिंग एजेंसियों ने बता दिया कि इनका ये वाला पेपर इतनी बार साइट हुआ है, 4035 टाइम्स। मतलब इतने लोगों ने अपने पेपरों में इनका ये साइट किया है, आर्टिकल एज ए रेफरेंस डाला है। क्यों डाला है एज ए रेफरेंस, क्या जरूरत पड़ गई उनको डालने की ये पेपर, बताओ, बता सकता है कोई क्यों सर डाला उन्होंने ये रेफरेंस? सर उनका वर्क बहुत अच्छा रहा होगा।
यस, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसमें जो उन्होंने लिखा है वो सब लोगों के लिए यूजफुल है। उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़कर अपना रिसर्च एरिया को आगे बढ़ाया है, अपने रिसर्च आर्टिकल में अपने इनपुट लिए हैं उससे, तो इसलिए उन्होंने उसको एज साइट किया है। अगर कोई पेपर है जिसमें कुछ जानने लायक कुछ है ही नहीं, तो कौन साइट करेगा उसको? कोई नहीं करेगा। ऐसे सेकंड देखो आप, इनका सेकंड जनरल 2400, तो ये है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है बच्चों। ये डिक्रीज, जिसका साइटेशन पे ज्यादा है वो आर्टिकल सबसे ऊपर आएगा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो आर्टिकल आते जाते हैं। तो ये गूगल स्कॉलर की खासियत है, ये आपको साइटेशन, एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स। अब बच्चों अब इस साइटेशन आप करो टोटल 1 लाख है, इसमें बच्चों कुछ सेल्फ साइटेशन भी होंगे, ऑब्वियसली होंगे या नहीं होंगे? सर सेल्फ साइटेशन भी इसमें इंक्लूड है, टोटल साइटेशन बता रहा है। अब हम आते हैं यूजीसी केयर लिस्ट। यूजीसी ने भी एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम दिया उन्होंने केयर, और ये इसकी वेबसाइट है UGCCare.uni पुणे। यूनी पुणे मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। इसको कौन देख रहा है यूजीसी केयर लिस्ट को? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे देख रहा है। तो जैसे इस साइट इस पे क्लिक करोगे आपको ये देखिए, अब बहुत से बच्चों को केयर क्या होता है, केयर का मतलब पता, केयर है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। इसमें भी मैं आपको सलाह दूंगा सभी बच्चों को, एक सलाह तो मैंने आपको दी कि आप सभी लोग गूगल स्कॉलर, वेब ऑफ साइंस, इसमें अपना लॉगिन क्रिएट करें। एक आप यूजीसी केयर में भी अपना लॉगिन, ये देखो ये लिखा हुआ है इसमें लॉगिन, बिना लॉगिन के आप कुछ मालूम नहीं कर सकते। इसमें भी आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कीजिए। सब लोग करेंगे लॉगिन आईडी क्रिएट या नहीं? बिल्कुल सर। जी सर। बिल्कुल करेंगे। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा, ये क्रिएट करने से क्या होगा, ये आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से जनरल यूजीसी केयर लिस्ट में हैं या नहीं। यूजीसी केयर लिस्ट में क्या किया, 2 टाइप के जनरल हैं। देखो नंबर 1 है यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1, राइट, और एक है यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2। यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1, ये देखिए जनरल्स, इसमें क्या होता है, जनरल्स फाउंड क्वालिफाइड थ्रू यूजीसी केयर प्रोटोकॉल। इसका थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है, जो भी पब्लिशर उस जर्नल को पब्लिश करेगा उसको यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। फिर वो वहां पर जो भी उनकी वो कमेटी बनी हुई है वो डिसाइड करती है कि इस जर्नल को हम यूजीसी केयर लिस्ट में इन करें या आउट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं मैं आपको, यूजीसी केयर लिस्ट में जर्नल इन और आउट होते रहते हैं। आज वो है, कल वो आउट भी हो सकता है, ओके। लेकिन यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 है, इसमें क्या लिखा हुआ देखो, आप ध्यान से पढ़ना, जर्नल्स इंडेक्स इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डाटाबेस। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डाटाबेस कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया, इंडेक्स वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस। क्लियर? देखो इस राइट हैंड साइड में वेब ऑफ साइंस में लिख रखा है, देखो उसने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, तो ये वेब ऑफ साइंस से डाउनलोड कर सकते हैं आप। साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, ये बताया मैंने आपको। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, और एक 4 थे, इसमें 3 ही दे रखे। और स्कोपस सोर्स लिस्ट भी है, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे स्कोपस इंडेक्स जर्नल के नाम आ जाए। तो यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 है, वो तो कौन, उसको यूजीसी कैरी करती है। और ग्रुप 2 में जो जर्नल है वो अगर स्कोपस इंडेक्स से, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। वो जर्नल्स क्या हैं, वो वैलिड जर्नल हैं और ये कभी भी डिलीट नहीं होते हैं, वेब ऑफ साइंस के स्कोपस जर्नल। तो ये इससे अगर आपका, ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क क्या है। अगर आपकी गुड क्वालिटी रिसर्च वर्क है तो आप वेब ऑफ साइंस में जाइए, स्कोपस में जाइए, इंडेक्स जर्नल पे जाइए।
अगर आपको लगता है कि लोअर वर्क है मेरा, तो आप यूजीसी केयर लिस्ट पे जाइए, यूजीसी कहती है इसको, इसमें भी पब्लिश कर सकते हैं आप। ओके, ये देखिए, अब मैं यूजीसी केयर लिस्ट 1 पे गया, जब मैंने 1 पे क्लिक किया तो मुझे ये देखो ये मिले। इसमें साइंस के कितने जर्नल हैं? 333, और सर साइंस के 266, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के 287, मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स मिक्स, और इंडियन लैंग्वेज के भी हैं। तो ये जनरल्स, तो आप अपना जनरल देख लीजिए, हिस्ट्री में कौन है, ज्योग्राफी में किसका है, तो उसका अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा बच्चों, आप विदाउट इंडेक्सिंग किसी भी पेपर को अपना पब्लिश नहीं करें। कम से कम यूजीसी केयर लिस्ट वाला जर्नल हो या ग्लोबली इंडेक्स जर्नल हो तो बहुत बेटर है, वेब ऑफ साइंस हो या स्कूपस हो, आप उन पे पहले जाएं, पहले वहां पब्लिश करें, उसके बाद फिर आप केयर लिस्ट पे आए। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं जर्नल्स, कितने तरह के जर्नल्स होते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जर्नल्स, 3 तरह के जर्नल्स होते हैं। एक तो होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसका, मैं बताता हूं अभी सर, कौन सा। एक हाँ मिनट सर, हमारा जनरल पेपर अच्छा है कि बेकार है, इसका यूजीसी बताएगी या हमें खुद ही पता चल जाएगा, ये हमारे गाइड बताएंगे? नहीं, ये तो आपको मालूम पड़ जाएगा, आपके गाइड को पता है, क्योंकि जो वर्क करता है ना, देखो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका अच्छा है, आपको सर जैसे अपने हम तो कर वर्क, रहे हैं तो हमें तो अपने अंदर पता चल रहा है कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ मैं बताता हूँ जी इसके लिए सर। क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ बताता हूँ मैं इसको। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका वर्क, जो अब तक जो वर्क हो चुका है उसमें आपके वर्क में क्या नोवेलिटी है, मालूम अच्छा पड़ा सर। आप भी वही काम कर रहे हैं जो और लोग कर चुके हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपने चेंज कर दिया, तो वो नोवेल, आपको अपने वर्क में नोवेलिटी देख चेक करनी पड़ेगी। अच्छा सर। ये तब मालूम पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जितने, अब ये एक सलाह और दूंगा आप सभी लोगों को, आप जिस फील्ड में काम करोगे, अभी आपकी एसआरसी होगी तो आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, मुझे इस फील्ड में, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, तो जो भी आपको टॉपिक मिला है उस टॉपिक पर अब तक क्या क्या काम हो चुके हैं, तो जी उस सर। जो वर्क अब तक हो चुका है उससे आपको डिफरेंट करना है, उसमें नोवेलिटी शो करनी है ना। अच्छा सर। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी हो चुका है उसको लैंग्वेज को टेस्ट करके अपन लिख के दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। हम जब तक नोवेलिटी नहीं आएगी तो अच्छे इम्पैक्टफुल वाले जर्नल्स को पब्लिश ही नहीं करेंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे किसी स्टेट में किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपके ग्राउंड वाटर एंड रिवर वाटर पे कोई रिसर्च हुई, जी पर्टिकुलर कोई भी स्टेट ले लिया और उसका कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अपन ने ले लिया और वहाँ पर कोई भी रिवर है और ग्राउंड वाटर है, उसकी अपन स्टडी किया, किसी और ने की, क्या हम सेम थिंग किसी दूसरे स्टेट के दूसरे जोन में जहाँ स्टडी नहीं हुई है वहाँ उस पर स्टडी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो ये ध्यान रखना है आपको कि वो पहले स्टडी नहीं होगी वो। हाँ, वो चीज स्टडी नहीं हुई, वो स्टडी हुई हो तो मतलब अपन पैरामीटर चेंज कर सकते हैं उस पे। पैरामीटर तो आप क्या चेंज करोगे, वाटर में आप क्या वही पैरामीटर हैं, आप क्या जैसे देखोगे, एसिडिटी देखोगे, एल्कलिनिटी देखोगे, बीओडी, सीओडी और जी। हार्डनेस देखोगे, आप नाइट्रेट राइट। देखोगे, सल्फेट देखोगे, फॉस्फेट देखोगे, यस यस। तो पैरामीटर तो इसके वही अलावा है। मेरा कुछ जैसे जैसे कोई एग्रोकेमिकल अपन यूज कर रहे हैं जो फील्ड से बहकर अपने वो रिवर्स में या ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं, तो उनकी कितनी हाँ तो ये कंसंट्रेशन आप वगैरह? स्टडी कर सकते हो, स्टडी ऑफ पॉल्यूटेंट, आप किसी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट की स्टडी कर सकते हैं। यस सर, यस सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोटा डिस्ट्रिक्ट में आपने ग्राउंड वाटर की स्टडी कर ली, आपने भी कर ली और आप दो साल बाद की दूसरे ने कर ली, या तो अपना हो पर उसमें गैप ज्यादा हो, कम से कम 10 ईयर्स 20 ईयर्स का गैप हो, तो तभी तो आप वाटर पैरामीटर चेंज होते हैं। राइट राइट राइट। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि जैसे मान लो मैंने तो आपकी एग्रोकेमिकल या मैंने बात की, मैंने पेस्टिसाइड पे बात की, लेकिन कोई दूसरा मेरा साथी है वो उस पर एक्रिसाइड पे या फंगिसाइड पे वर्क कर रहा है या और दूसरे जो कंटेंट है उन पे काम कर रहा है, उनकी
डिग्रेडिंग लेवल देख रहा है उसमें, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए फिर। हाँ, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए ना। हाँ, पैरामीटर डिफरेंट। ठीक सर, थैंक यू सर। इसकी नो हेलो ये सर। कौन बोल रहा है भाई? मम्मी बात है। हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। सर, ये पीयर रिव्यू के बारे में थोड़ा बता दीजिए, ये वैलिड होते हैं? हाँ, अभी अभी बस मैं उसी पे चल रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। 3 तरह जनरल होते हैं। एक होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड जनरल। ये होते हैं सब्सक्रिप्शन, एक्चुअली सब्सक्रिप्शन बेस्ड जनरल क्या होते हैं? जिसका सब्सक्रिप्शन इंस्टीट्यूट लेता है, इंस्टीट्यूट लेता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा लेगी एक जनरल है एक्स, वो उसको, तब आप उसमें पेपर अपने ओपन कर सकते हो ना। आप नॉर्मल खोलोगे तो आप देखा होगा बहुत से पेपर नहीं खुलते हैं, वो पैसे मांगते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड जनरल होते हैं, ये पीयर रिव्यूड होते हैं। अब मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीयर रिव्यूड। मैंने भी रिव्यू किए हैं जनरल पेपर आर्टिकल। तो पीयर रिव्यूड क्या होता है? आपने आर्टिकल अपना सेंड कर दिया किसी जर्नल में, तो वो जर्नल क्या करता है? मिनिमम 2 और 3 रिव्यूअर्स को सेंड करता है उसको चेक करने के लिए। जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम देते हैं तो एग्जामिनर के पास कॉपी जाती है, तो वो कॉपी चेक करता है। ऐसे ही अपना पेपर जब हम सबमिट करते हैं किसी जर्नल में, तो अगर वो गुड क्वालिटी अच्छे इम्पैक्ट का जर्नल है, तो वो रिव्यू करने के लिए रिव्यूअर के पास सेंड करता है। फिर रिव्यूअर्स उसमें क्या कमेंट्स देते हैं, अगर कुछ कमियां हैं या कुछ आपको चेंज करना है। कुछ रिव्यूअर्स डायरेक्ट मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका इस जर्नल में सूटेबल नहीं है, तो वो रिव्यूड, उनको बोलते हैं पीयर रिव्यूड। और इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल की खास बात ये होती है, नो एपीसी। एपीसी मींस आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। ये कोई पैसा आपसे नहीं लेता है। जो अच्छे जर्नल होते हैं वो कोई पैसा आपसे नहीं लेते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, अगर ऐसे जर्नल्स में कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो उसको अगर आपको डाउनलोड करना है या ओपन करना है, तो वो आपसे ओपन नहीं होगा। या तो आपको इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा, या इंस्टीट्यूट पे करे। तो इंस्टीट्यूट पे कैसे करेगा? वो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। जैसे अपन टाटा स्काई है या डिश टीवी है, तो हम क्या करते हैं, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो 1 महीने तक काम करेगा वो। उसके बाद वो, तो 1 साल तक आपने ले लिया, तो 1 साल तक जितने पेपर पब्लिश हो रहे हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन 1 साल बाद सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा तो डाउनलोड नहीं कर सकते। एक आजकल नया आ रहा है ओपन एक्सेस जनरल। इन दोनों में अंतर बताता हूं मैं आपको, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ओपन एक्सेस जनरल से। ओपन एक्सेस जनरल भी पीयर रिव्यूड होता है। ये देखा है ना आप, लॉक, ये लॉक लग रहा है, लॉक का ताला खुला हुआ है। तो ऐसे जर्नल के, जिस जर्नल के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, तो वो जर्नल हमेशा ओपन एक्सेस जर्नल होगा। इसका मतलब ये है कि इस जर्नल में जो भी पेपर पब्लिश हुए हैं, आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, उनको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी पे। लेकिन ये क्या करते हैं ओपन जर्नल वाले, यहां पर आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज रिक्वायर्ड। जो पेपर पब्लिश करता है ना, जो पब्लिश कराता है, उसको एपीसी देनी पड़ती है। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा है, ओपन एक्सेस जर्नल से हम पैसे भी दे रहे हैं। इससे क्या फायदा होता है, ये एक फ्री ऑनलाइन एक्सेस होती है जो किसी को मिल जाती है। तो अगर मुझे फ्री मिल जाएगा तो मैं उसको ज्यादा पढ़ूंगा, तो डाउनलोड कर लूंगा। और तो ज्यादा पढ़ेंगे तो हम हो सकता है उसको अपने रेफरेंस में भी डाल दें, तो उसकी विजिबिलिटी ऑफ द पेपर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो साइटेशन बढ़ जाता है। ओपन एक्सेस जर्नल का साइटेशन जनरली ज्यादा होता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड को ओपन डाउनलोड नहीं कर पाते, इंडिविजुअली पे नहीं कर पाते, या इंस्टीट्यूट में होता नहीं है। तो ओपन एक्सेस जर्नल के ये फायदा है। लेकिन पैसा किसको देना पड़ता है इसमें? जिसका पेपर पब्लिश हुआ है। ये दोनों में अंतर समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक जो थर्ड जर्नल है वो इंडिया में बहुत ज्यादा मिलते हैं, इनसे आपको बच के रहना है बच्चों। और वो जर्नल है प्रीडेटरी जर्नल्स। ऐसे जर्नल हैं, ये ऐसे मैसेज में आपको ईमेल पाएंगे कि ये बैक डेट में भी पेपर पब्लिश कर देते हैं।
तो इन जर्नल्स में अगर आपका पेपर पब्लिश्ड हुआ है तो देयर इज नो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ना तो ये नॉट पीयर रिव्यूड होते हैं, किसी को भेजते नहीं है, लिखते जरूर हैं ये पीयर रिव्यूड, लेकिन किसी को भेजते नहीं है। नॉट इंडेक्स इन स्टैंडर्ड इंडेक्सिंग एजेंसी, ये ब्लू व्हेल बना रखी है ना मैंने, इसके मुंह में क्या दिख रहा है बताओ आप? मनी, डॉलर। बस, तो ये फोकस पैसे खाने। ऑन एपीसी, ये केवल आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज पर फोकस होते हैं। 1000, 1500, 2000 इतने ही ले लेते हैं। तो ऐसे जर्नलों में अपने आर्टिकल को पब्लिश नहीं करें, इससे आर्टिकल भी आपका खत्म हो गया। एक बात ये ध्यान रखना बच्चों, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपका सुपरवाइजर भी बताएगा कि एक समय अपना आर्टिकल एक से अधिक पैरेलल जर्नल्स में सेंड नहीं करें। बहुत से क्या होते हैं, बच्चे अधीर हो बच्चे होते हैं, वो एक्स जर्नल में भी डाल दिया, वाई में भी डाल दिया और जेड में भी डाल दिया, एक समय पर ही तीनों। पेपर एक ही है, आर्टिकल एक ही है, डाल सकते हैं ऐसे या नहीं? बोलो। आई थिंक नहीं डाल सकते। नहीं डाल No, सकते, sir, no. डालना है। नहीं क्यों नहीं डाल सकते, इसका रीजन सुनो। अगर सपोज करो 3 में आपने डाल दिया, 2 ने एक्सेप्ट कर लिया, तो सेम आर्टिकल अगर 2 जर्नल्स में पब्लिश्ड है ना, तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है, आपको डिबार कर दिया सकता है उस जर्नल से, आप कभी पब्लिश नहीं कर सकते पेपर, और आपकी इमेज भी खराब होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इमेज है। इसलिए जिस जर्नल में आप अपना आर्टिकल डाल रहे हैं उसका वेट कीजिए, एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, या रिव्यू होने के बाद हो सकता है करेक्शन के लिए आए, कुछ कमेंट्स आए तो उनको कमेंट्स का जवाब देके आप करेक्ट कर सकते हैं, फिर एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन एक साथ ये गलती मत करना। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, एक पेपर जो आर्टिकल पहले पब्लिश हो चुका है उसकी लैंग्वेज को टेस्ट करके फिर दूसरा बना के दे दूं, दैट इज रॉन्ग। ये सब एथिक्स के विपरीत हैं, ठीक है? तो ये नहीं करना है। तो प्रीडेटरी जर्नल से तो बिल्कुल बचना है। बहुत से स्टूडेंट का क्या वो रहता है कि बस हमें तो पीएचडी करनी है। अरे पीएचडी करनी है तो फिर अच्छे से करो ना, बस करने की कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप पीएचडी करने के लिए आप इतने लोगों के एग्जाम देके फाइट करके आए हैं तो यू डू बेटर, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको, और कहीं आप Thank you, जाओगे sir. तो आउटपुट दे पाओगे अपने। और अगर आपने ऐसे ही प्रीडेटरी जर्नल में पेपर पब्लिश करके पीएचडी कर ली तो देयर नो वैल्यू, वो केवल पीस ऑफ पेपर रह जाएगा। जैसे ये मैंने कॉलेज साइंस का जर्नल, इसमें लिखा हुआ देखो ओपन एक्सेस ओए और सब्सक्रिप्शन। अब देखो 2 चीजें हैं, कुछ जर्नल ऐसे भी होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं, ओपन एक्सेस भी होते हैं और सब्सक्रिप्शन। तो वो आपसे पूछता है जब पेपर आप पब्लिश करोगे, सेंड करोगे ना, उसमें आप ओपन एक्सेस में पब्लिश कराना चाहते हो या सब्सक्रिप्शन में। तो अगर आप पैसे, लेकिन ये पैसे बहुत डॉलरों में लेते हैं, तो आप हमेशा किस पे जाओ, सब्सक्रिप्शन पर जाओ, ओपन एक्सेस पे मत जाओ, बहुत पैसा ओपन एक्सेस में देना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं जो आपके सिनॉप्सिस तैयार करने में काम आएगी, वो है रेफरेंस स्टाइल। क्या है? रेफरेंस आप लिखते हैं ना, जो भी आर्टिकल पब्लिश हाँ, करोगे लास्ट में रेफरेंस लिखते हैं। अब रेफरेंस क्या होता है, हर जर्नल की रेफरेंस स्टाइल अलग अलग होती है। देखो इसमें मैं बताता हूँ आपको, ये मैं अपना नाम डाला सुशील कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। तो जितने पेपर मेरे पब्लिश हुए हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है साइट, CIT, एक लिखा हुआ नीचे साइटेड बाय 4, देखो ये हो गया, दैट इज कॉल्ड साइटेशन। साइटेड बाय 4 का मतलब ये साइटेशन। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताओगे, ये मालूम पड़ जाएगा किस किसने साइट किया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप ये मालूम ही पड़ जाएगा कि इसको किस किसने साइट किया है। और जब आप साइट पे क्लिक करोगे तो ये साइट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आएगा। तो ये क्या चीजें बताओ? सर रेफरेंस स्टाइल है ना ये? दिस इज द रेफरेंस स्टाइल। MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकर, these are the सर reference। पीपीटी दिखाई नहीं दे रही सर।
दिखाई नहीं दे रही? दिख रही है सर? विजिबल है सर। इट्स दिख रही है सर, Visible है। दिख रहा है सर, इसको जूम करके देखो सर, जूम करके दिख दिख जाएगा। रही है सर। तो ये आपकी रेफरेंस स्टाइल है। तो आप हर जर्नल में देखो, इंपॉर्टेंट चीज होता है रेफरेंस स्टाइल भी, वो हर जर्नल की अलग होती है। तो आपको उसी रेफरेंस स्टाइल में अपने रेफरेंस देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है आप जो चाहें वो मर्जी से दे दिया। तो रेफरेंस स्टाइल अगर आपने दे भी दिया तो बाद में वो कहेगा जब पेपर पब्लिश होगा आपका, तो अगर एक्सेप्ट हो गया तो, कि इस रेफरेंस स्टाइल को आप इसमें चेंज कीजिए। और अपने इसमें भी आप शायद अपने यहाँ एपीए करते हैं, शायद एपीए वाली स्टाइल है। तो ये स्टाइल यहाँ से जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे, तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करके आप पेस्ट कर दो तुरंत, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा चीज और बताता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एनी टाइम, आर्टिकल्स लिखे हुए ना, तो बच्चों इसमें आर्टिकल आप ईयर वाइज भी सर्च कर सकते हो। जैसे पर्टिकुलर ऑथर का नाम लिखा आपने, इस ऑथर का 2022 में कितने पेपर पब्लिश हुए, 2021 में कितने हुए, वो भी सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। कस्टम रेंज भी डाल सकते हैं आप, ईयर फिक्स कर सकते हैं, इतने ईयर से इतने ईयर के बीच के चाहिए मुझे। तो ये गूगल स्कॉलर बहुत अच्छा वो है। इसमें अब आप अपना वो बनाइए, साइन इन कीजिए और इसका यूज कीजिए। रेफरेंस के लिए तो बहुत सबसे बेस्ट है। तुरंत आपको उसमें कॉपी पेस्ट करना है। ये देखिए, जैसे अब इसमें आप ये सर्च भी कर सकते हो, जैसे आप जिस पे कोई काम कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर, तो उस टॉपिक पर कितने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, तो वो भी इसमें गूगल स्कॉलर में आ जाता है। ये इसमें आप जैसे मैंने डाला है इसमें करोजन इनहिबिशन थ्रू आयनिक लिक्विड, तो आयनिक लिक्विड पर जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं वो सब नीचे आपको मिलेंगे। और इसमें सिंस 2022 लिखा हुआ है मैंने, 2022 तक के सारे पेपर आ जाएंगे। और अगर आप एनी टाइम पे क्लिक कर दोगे तो एनी टाइम मीन्स जब आप जिस दिन सर्च कर रहे हो उस दिन तक के आ जाते हैं। तो इतने रिजल्ट आए देखो 2750। तो गूगल स्कॉलर का आप यूज लीजिए, मैक्सिमम यूज लीजिए आप। सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ यस। सर जैसे मैं किसी टॉपिक पर अपने इसमें सर्च करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे एरिया में उस टॉपिक पर रिसर्च हुई है या नहीं हुई, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये गूगल स्कॉलर से मालूम पड़ जाएगा। आप डालिए सर एक बार आप जिससे आप कोई से टॉपिक सर्च करके बताइए जरा हम लोगों को। एक्चुअली क्या है, मैं इसमें अभी बता नहीं सकता क्यों। आप अपना गूगल स्कॉलर खोलिए। मेरे अच्छा क्या है, अच्छा नेट की स्पीड है ना, अगर ऑफलाइन होता तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता, सब चीज कर करके बताता। सर इसमें आप हमें पॉसिबल कहाँ नहीं है ना। मिलेंगे? हम ऑफलाइन मिल लेंगे एक दिन आपसे। हम कोटा आ आप जाएंगे सर आपसे मिलने इधर से। हाँ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। यू आ कैन जाएंगे सर, हम आ जाएंगे ढूंढते हुए आपको। सर आपका यूनिवर्सिटी पढ़ाने ऑफ का कोटा तरीका में। वैसे भी बहुत जोरदार है सर, अच्छा ठीक है। तो बहुत आप अच्छा कभी भी आ पढ़ाते हैं सकते सर हो, आप। कोई इशू नहीं। ओके अब सर, अगला थैंक यू सर। चीज है ऑर्किड आईडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अपना आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड यूनिक नंबर होता है आधार कार्ड, ऐसे ही किसी एकेडमिशियन का ऑर्किड आईडी इज ऑल्सो ए यूनिक नंबर। और ये जितने भी अच्छे जर्नल्स हैं, वेल रेप्यूटेड जर्नल्स, वो सब ऑर्किड आईडी मांगते हैं। तो आपको ये सलाह और दे रहा हूं मैं सभी बच्चों को कि आप अपना ऑर्किड आईडी भी जनरेट करें। बहुत आसान है। ये देखो इसकी साइट है orchid.org। ये 16 डिजिट का नंबर होता है। इसमें क्या होता है, ये बहुत से जर्नल्स क्या होते हैं ऑर्किड आईडी से ही खुल जाते हैं। ऑर्किड आईडी डाल दीजिए, आप पासवर्ड डाल दीजिए, ओपन हो जाते हैं। तो ये आपका, अब लेकिन इसको बनाते समय आप सावधानी रखना, अपना नाम, डेजिग्नेशन, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, एफिलिएशन, वो सब एक्यूरेट डालना, गलती नहीं होनी चाहिए। और इस नंबर को संभाल के रखना, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स में ऑर्किड आईडी कंपलसरी है ऑथर्स की। जितने भी ऑथर्स होते हैं, ऑथर्स को ऑथर तो ऑर्किड आईडी जरूरी है। तो ये ऑर्किड आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सर पहला, हाँ सर जब हम पीएचडी की थीसिस सबमिट करेंगे तो 2 रिसर्च हाँ पेपर सबमिट कराने होते हैं, तो वो यस। सर वो यूजीसी केयर से कराएं या फिर पीयर रिव्यू चल जाएंगे? देखो मैंने आपको कह रहा हूं ना, देखो पीयर रिव्यू जो है ना, वो
यूजीसी ने भी लिख रखा है पीयर रिव्यू, चल तो जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है यू गो फ्रॉम हायर टू लोअर, नॉट लोअर टू हायर। आप कोशिश कीजिए हायर में पब्लिश करने की, अगर वहां नहीं हो रहा है तो लोअर में आइए। और आपको सलाह ये है कि यूजीसी केयर या इंडेक्स जनरल में जाइए। पीयर रिव्यूड में आप देखिए, पीयर रिव्यूड ऐसा नहीं है, पीयर रिव्यूड भी हैं, क्या वो यूजीसी के लिस्ट में है या नहीं, क्या वो इसके ऊपर इंडेक्स हैं। अगर पीयर रिव्यू जनरल अगर पैसा मांग रहा है आपसे 1000, 2000, 3000, तो उसमें प्लीज आप अपना पेपर पब्लिश मत कराइए। ये मेरी पर्सनल सलाह है। ओके सर, थैंक यू। है ना, ये है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने पहला पी अब तक पढ़ा है, वो है पब्लिकेशन। अब सेकंड आता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में क्या है बच्चों, प्रोजेक्ट हम कहाँ से लें, बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि प्रोजेक्ट लें हम कहाँ से मिलता है, हमें प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट एजेंसियां कौन कौन सी हैं। तो जैसे साइंस में तो मैं बताता हूँ, आप देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी, आप जानते हैं सब, डीएसटी न्यू दिल्ली, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके, देती है डीएसटी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी, ये लाइफ साइंस के बच्चों के लिए, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। एक होता है बीआरएनएस, बीआरएनएस क्या है, बोर्ड ऑफ रिसर्च एंड न्यूक्लियर साइंस, ये है बार्क, मुंबई। तो ये भी बीआरएनएस भी प्रोजेक्ट सेंक्शन करती है। एक सीएसआईआर, यू आर वेल अवेयर अबाउट सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो डीएई में ये बीआरएनएस भी डीएई में आता है। एक एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट लेना है तो आप एमएनआर, और यूजीसी तो यही आप जानते हो यूजीसी। अगर किसी कॉमर्स के स्टूडेंट को प्रोजेक्ट लेना है तो वो एसोचैम से ले सकता है, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, फिक्की से ले सकता है। और सोशल साइंस का अगर बच्चा है तो ICSSR, ये जानता होगा सोशल साइंस का बच्चा, तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये इनकी वेबसाइट बता रखी है मैंने आपको। तो प्रोजेक्ट भी आप ऐसा करें। एज अ रिसर्चर भी क्या हम प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, और किस टाइप के यस प्रोजेक्ट्स होते ले हैं सकते सर हैं ये? आप। मतलब किस टाइप आप के प्रोजेक्ट्स हैं सर, मतलब ये? हाँ, उसमें क्या होता है को ये होता है, आप प्रोजेक्ट अगर सैंक्शन आता है ना आपको, तो जो प्रोजेक्ट का वो टाइटल है उसको आप अपने पीएचडी टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो चीजें देखो बताता हूं मैं आपको। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई, जैसे सुपरवाइजर है, जैसे मैं हूं, सपोज करो मुझे ही मान लो आप, मैंने डीएसटी में अपना एक प्रोजेक्ट अप्लाई किया, ओके, तो प्रोजेक्ट अप्लाई किया, मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया, तो उस प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक जेआरएफ स्टूडेंट मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलो, जेआरएफ स्टूडेंट। तो मैं जेआरएफ स्टूडेंट को मेरे अंडर ले लेता हूं मैं जेआरएफ के लिए। तो अब वो स्टूडेंट अगर पीएचडी नहीं है तो मैं उसी टॉपिक पर, जो मेरा प्रोजेक्ट का टॉपिक है, उसी पर मैं उसको पीएचडी भी करा सकता हूं, और हमने कराई भी है। अभी मुझे और आशु मैडम, प्रोफेसर आशु रानी मैडम है, आप जानते होंगे केमिस्ट्री में, हमको जॉइंट वो मिला था बीआरएनएस के थ्रू प्रोजेक्ट, तो उस पर हमने उस बच्चे को वो टॉपिक देकर पीएचडी करा दी। तो ये तो तब है जब सुपरवाइजर को, अगर आपको जीआरएफ मिला है तो जीआरएफ स्टूडेंट को आप उसी सेम टॉपिक पर पीएचडी भी करा सकते हैं। एक ये है, देखो वुमेन्स के लिए तो वुमेन साइंटिस्ट का भी अवार्ड होता है WS, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो उस टॉपिक को आप डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर के ऊपर, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं वो पीएचडी टॉपिक में। सर ओके, हाँ सर, प्रोजेक्ट वर्क साहित्य वालों के लिए नहीं होता है क्या? क्यों नहीं होता साहित्य वालों के लिए, बिल्कुल होता है। तो इसमें कहाँ बताया सर? किसमें? आप ये यूजीसी जो, में जाओ ना, यूजीसी देती है साहित्य वालों को भी। अच्छा अच्छा, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट होते हैं ना यूजीसी के, लिटरेचर वालों के लिए। सबके लिए, वो तो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, सबके जी लिए जी, यूजीसी सबको देती है। ओके सर। हाँ, इसमें सर फंडिंग पैरामीटर भी होते हैं क्या, अलग अलग, भाई कितने से कितने तक मिल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, फंडिंग पैरामीटर तो होते ही है। सपोज करो अगर मैं अगर डीएसटी में प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितने का उसको, मैं सपोज मैं 40 लाख का प्रोजेक्ट डाला है, तो फिर 40 लाख का मुझे बताना पड़ेगा कहाँ खर्च करोगे आप। उसमें जेआरएफ होगा, उसको जेआरएफ की पर मंथ अपन फेलोशिप देते हैं,
फिर इंस्ट्रूमेंट को परचेज करना है तो इंस्ट्रूमेंट की लागत बतानी पड़ेगी आपको, तो वो आपको खुद को देना पड़ता है कितना प्रपोजल आपने बनाया है। फिर वो आपका प्रेजेंटेशन होता है वहां पर फंडिंग एजेंसी को, वो प्रेजेंटेशन लेता है आपका, वो प्रेजेंटेशन आपका पसंद आ जाता है, उनको प्रपोजल पसंद आता है तो ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है। और फिर उसमें मैंने बताया था आपको सारी चीज देखी जाती है, आपका एकेडमिक व्यू, आपका एच इंडेक्स, आपका साइटेशन, I10 ये सब चीज देखी जाती है। और आपके प्रोजेक्ट में कोई नोवेलिटी है तो देखा जाएगा। आजकल जो प्रोजेक्ट है वो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट चाहते हैं, वो ऐसा नहीं नॉर्मल जो काम चल रहा है सीधा सीधा प्रोजेक्ट नहीं, एप्लीकेशन क्या है उस प्रोजेक्ट का, कहाँ काम आएगा, पॉल्यूशन को यूज करने काम आएगा, पॉल्यूटेंट को कम करेगा, पॉल्यूशन को कम करेगा, तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट। सर ये हमारे सुपरवाइजर को मिलेगा प्रोजेक्ट या हम खुद ले सकते हैं? बताया ना, दो चीजें हैं। सुपरवाइजर ने अगर अप्लाई किया है, बहुत से सुपरवाइजर नहीं करते, बहुत से करते हैं जिनको इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो डिपेंड करता है वो सब। उन्होंने अप्लाई किया तो उनको मिलेगा, तो फिर अप्लाई करता है ना, आपने देखा होगा विज्ञापन आता है पेपर्स में, नीड फॉर JRF जूनियर रिसर्च फेलो, तो उनको प्रोजेक्ट मिलता है तो वो प्रोजेक्ट में JRF लेते हैं वो, तो वो JRF अगर जो लेते हैं तो उसको वो PhD में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट एज ए PhD। और आपको जो सुपरवाइजर मिला है उसने अगर ले रखा है तो मिलेगा, आपको कर सकते हैं वो, आपको JRF बना दें वो, और उसी टॉपिक पे PhD करा सकते हैं। सर हम इंडिपेंडेंट ही नहीं ले सकते ना? इंडिपेंडेंट भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सर अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए नहीं है, इंडिपेंडेंटली इफ यू वांट टू वर्क तो ले हाँ, तो सकते हैं। आप अपने सुपरवाइजर से जुड़ गए ना, फिर तो इंस्टीट्यूट जुड़ गए ना। जी। और थर्ड P पे आते हैं। थर्ड P क्या है? पेटेंट। पेटेंट में IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। IPR क्या होता है और IP क्या होता है, दो चीजें, एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको समझने के लिए मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बाद में आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मेरी कार है, घर है, अपना मकान है, जमीन है, ये सब क्या है? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनको हम देख सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन पे आपका राइट कैसे होगा, कब होगा? आप कैसे कहोगे आपकी कार ये आपकी है? हाउ कैन यू से? तो आप क्या दिखाओगे? आपका रजिस्ट्रेशन, RC दिखाओगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें आपका नाम लिखा होगा, कार का नंबर लिखा होगा, तो उससे प्रूफ हो जाएगा दैट कार इज योर कार। आपका मकान है तो मकान की रजिस्ट्री होती है। तो ये ऐसे ही अगर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके माइंड ने, आपके दिमाग में कोई विचार आया, आपने कोई नया इनोवेशन किया, इट इज ए प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय पर्सन या पर्संस यूजिंग हिज और हर ऑन इंटेलेक्ट अपना ब्रेन फॉर अल्टीमेट यूज इन कॉमर्स। मैंने कोई ऐसा, सपोज को मैंने कोई ड्रग बना दी, जो ड्रग क्या है? कैंसर को क्योर करती है, और वो विच इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो पहली बार बनाई है मैंने, तो ये मेरा क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, ये मैंने बना दी। लेकिन यही ड्रग अगर किसी एक्स ने सपोज को जापान में बना दी, और जापान बनाने वाले ने क्या किया? उस पर अपने राइट्स ले लिया। राइट्स किससे ले लिया? अपनी गवर्नमेंट से। तो किसका अधिकार पहला हो गया उस पर? मेरा होगा। मैंने राइट नहीं लिया, उसने ले लिया, तो किसका अधिकार पहला होगा? जापानी का। जापानी का। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपने डिस्कवरी कर दी, ड्रग बना दी, अच्छा किया, लेकिन अगर आपने उसको राइट नहीं लिया, राइट कैसे मिलेगा? जब आप गवर्नमेंट में उस राइट के लिए अप्लाई करोगे, तब आपको राइट मिलेगा, और वो गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देती है। दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन वो सब चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इनोवेटिव होनी चाहिए, तो ही राइट मिलेगा, नहीं तो राइट नहीं मिलेगा। ओके, जैसे मैंने बताया पेपर पब्लिश करते हैं, उस पेपर में कोई नॉबिलिटी नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे ही अगर आपने पेटेंट फाइल किया है
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय पर्सन बाय देयर ओन इंटेलेक्ट। तो उसका अगर मैंने सपोज करो ड्रग बनाई कैंसर क्योर करने की और उसका मैंने उसका राइट ले लिया, तो मैं उसको अब क्या करूंगा, उसको जो फार्मा कंपनी है उसको मैं कॉमर्शियल यूज के लिए दे देता हूं। ड्रग का फॉर्मेशन कैसे किया मैंने, उसकी प्रोसीजर। तो फार्मा कंपनी मेरे लिए क्या करेगी, मुझे क्या देगी बताओ? शेयर देगी, पैसा देगी। यस, जो मैं कंडीशन रखूंगा वो करेगी वो। यस। तो इट इज द अल्टीमेट यूज इन कॉमर्स एंड विच इज नॉट ये तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। आपने अगर कोई नया इनोवेशन किया है, कोई डिस्कवरी की है, या कोई आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, या आपने कोई न्यू आर्टिकल डिजाइन किया है, तो प्रॉपर्टी के 3-4 वो रूप होते हैं। देखो ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, तो इस पर अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये तब वो आईपी, और उस पर अगर आपने राइट्स ले लिए तो फिर राइट्स लेने के बाद फिर उस पर आपका अधिकार हो जाता है, और फिर उस राइट्स के बदले आप उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फिर मैंने क्या किया, उसको टीटी, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी। उसके लिए मुझे वो मनी पे करेगा, या मैं कहूंगा जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% या 20% शेयर मुझे देना पड़ेगा। ओके, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपको उसका राइट मिलेगा। ठीक है, इट इज द स्टैट्यूटरी राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एप्लीकेंट, जो अप्लाई करेगा, ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम एक्सप्लोटिंग द आईपी कॉमर्शियली फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ऐसा नहीं है आपने ड्रग खोज कर दी और वो आप 50 साल 100 साल तक यूज नहीं। पेटेंट जो होता है वो 20 ईयर्स के लिए ग्रांट होता है। आपने देखा होगा पैरासीटामोल टैबलेट मार्केट में आती है। यस सर। कितनी कंपनियों की आती है? क्रोसिन की भी आती है, डोलो की भी आती है। सैकड़ों कंपनियों की आती है। क्यों आ रही है? पेटेंट खत्म हो गया। क्योंकि आफ्टर 20 ईयर्स वो पेटेंट क्या होता है, पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है। ओके, तो एक कॉमन वर्ड है वो मैं आपको बताता हूं, इस चीज का पेटेंट करा लो। पेटेंट क्या, हर चीज का पेटेंट नहीं होता बच्चों, एक ध्यान रखना। पेटेंट क्या, अपन कॉमन वर्ड ले लेते हैं कि पेटेंट, मैंने एक बुक लिखी है, बुक का पेटेंट करा लो। बुक का कभी पेटेंट नहीं होता। पेटेंट किसका होगा? 2 चीजों का पेटेंट होता है, या तो प्रोडक्ट का या प्रोसेस का। आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, या जो प्रोडक्ट बन चुका है पहले उसने आपने प्रोसेस को चेंज कर दिया, तो पेटेंट 2 चीजों का होता है, या तो प्रोडक्ट का होगा जो लास्ट प्रोडक्ट आपने बनाया है, या प्रोसीजर का होता है। सपोज करो वो ड्रग मैंने बनाई कैंसर क्योर की, अब वो कैंसर क्योर की ड्रग मैंने 10 स्टेप में बनाई। अब किसी एक्स साइंटिस्ट ने वही ड्रग अगर सपोज करो 5 स्टेप में बना दी, अलग मेथड से बना दी, तो उसका प्रोसीजर चेंज हो गया, तो उसको भी पेटेंट मिल सकता है। तो एक कॉमन वर्ड अपन यूज कर लेते हैं ना, पेटेंट। तो पेटेंट केवल प्रोडक्ट और किसके लिए होता है? प्रोसीजर के लिए मिलता है। और इसका एक्ट क्या है? एक्ट 1970, द पेटेंट एक्ट 1970। दूसरा आईपीआर क्या आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क। ये आपने देखा होगा, ट्रेडमार्क बर्ड्स होते हैं, साइन, लोगोज। हुंडई का साइन देख के आप मालूम पड़ सकते हो ये हुंडई कार है, या मर्सिडीज का साइन देख के आप मालूम पड़ जाता है मर्सिडीज है। तो वो ट्रेडमार्क है। वर्ड, साइन, लोगोज, लेबल्स, इनका क्या आता है? इनका होता है ट्रेडमार्क, इनका पेटेंट नहीं होता। तो ये काइंड्स ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, लेकिन डिफरेंट उसमें आते हैं, ट्रेडमार्क में आता है। कोई वर्ड्स, आपने सोनी टीवी का, सोनी का लोगो होता है, ये इसमें वर्ड्स भी आते हैं, है ना। ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आता है। फिर आता है एक डिजाइन। थर्ड क्या है टाइप्स पेटेंट का? डिजाइन। डिजाइन क्या है? टू प्रोटेक्ट आउटर ऑर्नामेंटल कन्फिगरेशन। ये आपने पेन देखा होगा, डिफरेंट टाइप्स के पेन आते हैं, कभी देखा आपने एक शेप के पेन? जी सर। डिजाइन डिफरेंट होगे ना, आपने रेनॉल्ड्स का लोगे या दूसरा लोगे, सबके डिजाइन अलग अलग हैं। एक कंपनी का पेन अलग अलग कंपनियों के पेन एक जैसे डिजाइन में नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि हर कंपनी ने अपने पेन के डिजाइन को क्या कर रखा है?
IPR में ले रखा है। अब डिजाइन का पेटेंट नहीं करा रखा है, ध्यान समझ रहे हो आप, डिजाइन का IPR करा रखा है। ओके, ऐसे ही कहा था ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये तो अपने कोटा में भी है, कोटा डोरिया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर रीजन में जो प्रोडक्ट बनते हैं ना उनको ये प्रोटेक्ट करता है। तो कोटा डोरिया को आप चाहो कि जयपुर में बना लो, नॉट पॉसिबल। आप चाहो उसको दिल्ली में बना लो, पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ये नहीं है। वो पर्टिकुलर एरिया में जहां पर बनती है ना, जैसे कोटा में जहाँ बनती है, कैथून जहाँ भी बनती है, तो कैथून में बनती है सर। यस, तो उस रीजन को ये प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ की चीज कोटा डोरिया के नाम से कहीं और जम्मू कश्मीर बेच सकते हो, नहीं। तो इसका क्यों नहीं बेच सकते, क्योंकि कोटा डोरिया को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है उसको। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट ये हमारे काम सर की तो चीज है। जयपुर में क्यों नहीं बन सकती, इसका रीजन? बता रहा हूं ना, क्योंकि उसका GI हो रहा है। GI का मतलब, GI क्या करता है, टू प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट उसी रीजन में बनेगा। आप सर बेच मेरा सकते हो एक जयपुर में। क्वेश्चन है। हाँ जी सर एक्चुअली जैसे अभी कोटा में जैसे कचौरी फेमस है, तो जैसे जयपुर में भी कई जगह कोटा कचौरी के नाम से ही लोग सेल करते हैं, तो उनके पास कौन सा राइट होता है सर? ना, अब मैं बताता हूँ, कोटा कचौरी को GI नहीं मिला हुआ है, GI टैग नहीं है। ये कचौरी वालों को ये करना चाहिए, लेकिन ये लोग जब तक इकट्ठे नहीं किए, बेटा इसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। यस सर। सर जैसे कि जयपुर वाली ब्लू पॉटरी है, वो कहीं भी नहीं हो सकती है सर। हाँ तो ये नहीं, वो अगर मैं हाँ, बताता तो हूँ, जिस GI प्रोडक्ट को हाँ मेरी बात सुनो, जिस प्रोडक्ट को GI टैग मिल गया है उसको आप अदर जगह फॉर्मेशन नहीं कर सकते, उसको नहीं बना सकते। सर एक जिला एक उत्पाद इसके अंदर ही आया है ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं, के एक अंदर? जिला एक उत्पाद वो अलग चीज है। ओके एक सर। जिला एक उत्पाद, वो तो ये भी हो सकता है कि उस जिले में वो उस प्रोडक्ट को GI टैग नहीं मिला हुआ हो, फिर भी वो तो एक जिला एक उत्पाद का मतलब ये है कि कोई फेमस उस जिले की कोई चीज है तो उसको आप लगा सकते हैं वहाँ पे। जैसे फिरोजाबाद की GI बेंगल्स हो गई। जी, जैसे फिरोजाबाद की बेंगल्स हो गई। हमें अभी एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे जैसे कानपुरी स्लीपर है, कानपुरी चप्पल है, या वो एल्पिनसो मैंगो है, तो इनको GI टैग, जिनको GI टैग मिला है ना, आप सर्च कर सकते हैं किसको GI टैग मिला हुआ है, तो उस जिसको GI टैग मिला है उसको वहीं पर ही बना सकते हैं। तो ये सर समझे आप? GI टैग जो होता है ये मतलब हाँ। जैसे एरिया में बहुत सारे जो बिजनेसमैन है पर्टिकुलर किसी भी एक को जो मैन्युफैक्चर करते हैं उन सबको मिलकर एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है इसके लिए। यस 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 यस, ये ग्रुप करता है। ग्रुप। और इन हाँ। केस मान लो सर इनमें से इनकी सहमति से यदि कुछ जो इन्वेस्टर है या कुछ मैन्युफैक्चरर है जो उनको रॉ मटेरियल मान लो किसी अदर जगह पर इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो वो अपने हाँ। प्रोडक्शन वहां भी तो कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, वो कंडीशन यही है, आपको GI अच्छा, टैग। उनको जहां से भी मिल रहा है रॉ मटेरियल अपने इस टाउन में लाना पड़ेगा और यस यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी पड़ेगी। यस, तभी तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर अच्छा, कोटा डोरिया ठीक है। साड़ी को जम्मू के लोगों को रोजगार मिलेगा, राइट, है ना। थैंक यू सर। ये कॉपीराइट, ये अपने काम का है। कॉपीराइट टू प्रोटेक्ट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, जैसे आपने कोई बुक पब्लिश की तो उस बुक का क्या मिलेगा हमें, कॉपीराइट। उस बुक पब्लिश करने का हमें कोई पेटेंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना बच्चों। अपन क्या कॉमन वर्ड में चीजें बोलते हैं, तो जैसे किसी ने कोई पोएम लिखी है, ये सब चीजें, या सॉन्ग लिखा है या सॉफ्टवेयर है, वो सब कॉपीराइट में आता है। सर जैसे पेटेंट 20 इयर्स के लिए होता है, तो ये सब भी क्या 20 इयर्स के लिए होता है सर? हाँ मैं बता रहा हूँ, आगे आएगा सब, कौन कितने ईयर्स का होता है ना, हर किसी का अलग अलग होता है। पेटेंट का 20 ईयर्स है। ये थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है IP ऑफिस का। IP जो ऑफिस होती है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर आती है, और ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। अब देखो इसमें डिजाइन का जो विंग है ना, डिजाइन, वो कोलकाता में है,
ऐसे पेटेंट ऑफिस कहाँ है? 4 जगह पे है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वहां पेटेंट करा सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कहाँ पर होती है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और इसमें एक अहमदाबाद भी ऐड कर दिया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहाँ होगा? चेन्नई में। और कॉपीराइट ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। लेकिन अब एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ओके, लेकिन पर्सनली आपको जमा कराना है तो आपको इन ऑफिसेज में जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन जमा कराना है तो आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। ये देखिए, अपन सबसे पहले कॉपीराइट में क्या क्या चीज आती है? लिटरेरी, नॉवेल, पोएम, प्ले, फिल्म, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, ड्राइंग, फोटोग्राफ, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्कल्पचर एंड सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर आपने नया बनाया है ना आपने, तो सॉफ्टवेयर को नया बनाया आपने, उसका आपने कॉपीराइट ले लिया तो कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर सकता, और फिर कोई कॉपी करना चाहे तो उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बदले में आपको उसको वो आप उससे पैसे ले सकते हैं, या जो भी आपकी मांग है वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली फिल्मों में कि कोई साउथ की मूवी है, उसको हिंदी में बनाना है, जी तो हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि उसने साउथ मूवी के राइट्स खरीद लिए, राइट्स परचेज कर लिए। इसका मतलब क्या है, राइट्स खरीद लिए? इसका मतलब ये है कि जो साउथ में जिस प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई है उससे उन्होंने लिखित में सहमति ले ली कि इस मूवी को आप हिंदी में भी बना सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो भी उनकी टर्म्स कंडीशन जो साइन हुआ होगा। या इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, चेतन भगत, जिस पर एक 3 इडियट मूवी बनी थी, पता है आपको? जी सर, 5 पॉइंट कौन जैसा नाम था उनके। सा नॉवेल था? 5 पॉइंट, हाँ हाँ, 5 पॉइंट समवन। तो इसके लिए जब इसके लिए क्या चेतन भगत ने अपने राइट्स उस प्रोड्यूसर को बेच दिए, है ना? लेकिन आपको पता है वो मूवी बिग सक्सेस मूवी हो गई थी और उसने बहुत सारा पैसा कमाया। बाद में चेतन भगत को रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे इनसे शेयरिंग करनी चाहिए थी, इतना मैं प्रॉफिट का शेयर लूंगा। लेकिन उस समय उसको क्या पता था कि मूवी इतनी हिट हो जाएगी, समझ रहे हो ना बात? तो उसने जो भी कैश अमाउंट लिया होगा वो एक अमाउंट उन्होंने दे दिया। एक होता है शेयरिंग, कितना शेयर। तो ये क्यों है? क्योंकि उस नॉवेल का कॉपीराइट था उसके पास, चेतन भगत के पास। विदाउट हिज परमिशन नोबडी कैन मेक ए फिल्म या कुछ भी करना, वो नहीं कर सकता। तो इसके लिए अगर आपको परमिशन लेनी है तो उसको आपको मनी पे करनी पड़ेगी, ठीक है? ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का बात की थी मैंने। देखो ये होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो अभी पूछ रहे थे ना आप कितने साल का होता है, ये 10 ईयर्स का होता है, और इसको रिन्यूअल इज पॉसिबल फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए आप इसको बाद में बढ़ा सकते हैं। और देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है: दार्जिलिंग टी, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, अल्फोंसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया साड़ी। अब एक बात मैं बताता हूँ बच्चों में आपको, जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है उसकी रेट भी बढ़ जाती है। यस और नो? रेट बढ़ेगी सर, ऑब्वियस बात है, क्योंकि डिमांड प्रोडक्शन एक जगह है, डिमांड यूनिवर्स में है उसकी। और दूसरा क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर कोई फॉरेन आदमी यहाँ आता है इंडिया में कि वो जानता है व्हाट इज जीआई, तो वो क्या है, जो चीज जीआई टैग वाली उसको तुरंत परचेज करता है वो, क्योंकि उस पर क्या है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है जीआई वाले प्रोडक्ट। अपन कहते हैं ना आईएसआई मार्क का हो गया, तो ऐसे ही जीआई जिनकी क्वालिटी होती होगी तभी तो जीआई टैग मिलता होगा ना सर। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी तो जीआई टैग मिलेगा। तो जीआई टैग मिलने के बाद उसकी वो बढ़ जाती है ना, वैल्यू बढ़ जाती है जीआई टैग मिलने के बाद। वो अत्यधिक महत्व की हो जाती है। यस, जैसे पीएचडी करने के बाद कल को हम लोगों की भी थोड़ी बढ़ जाएगी वैल्यू। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी सबकी वैल्यू। अब लास्ट थर्ड है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमने बताया था आपको, इसमें लोगो, वर्ड्स,
पिक्चर्स और कॉम्बिनेशन आप दूर से मालूम कर सकते हो कि मर्सिडीज गाड़ी जा रही है या टाटा सफारी जा रही है या मारुति सुजुकी जा रही है। किसको देख के? उसके लोगो को देख के। ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क को देख ली। ओके, हाँ, तो इन सब का क्या होता है, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको, तो जिससे कि कोई भी और आदमी इसका मिसयूज नहीं कर सके। और डिफरेंट जो ट्रेडर्स हैं उससे आपका वो डिफरेंट हो जाता है। डिजाइन, ये डिजाइन का आ गया। डिजाइन देखो, ये भी 10 इयर्स के लिए मिलता है, लेकिन इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो अनदर टर्म ऑफ 5 इयर्स। डिजाइन रजिस्ट्रेशन इज इंटेंड टू प्रोटेक्ट डिजाइन विच हैव एन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल यूज। उसी का डिजाइन होता है जो उसका इंडस्ट्रियल यूज हो कोई या कॉमर्शियल यूज हो। देखो इसमें बहुत सारी मोटर बाइक हैं या कार्स भी देख लो या आप चेयर्स देख लो, सबकी डिजाइन अलग अलग होती है। कभी एक जैसी डिजाइन, एक कंपनी की डिजाइन दूसरी कंपनी से मैच नहीं कर सकती। कभी मारुति सुजुकी गाड़ी मर्सिडीज से मैच कर सकती है डिजाइन में? नेवर, है ना। तो डिजाइन अलग अलग होते हैं। ये IPR एट ग्लांस, इसमें देखो पेटेंट भी आ गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, GI, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये देखिए आप, अब ये कोको कोला देख के आप बता सकते हो। अच्छा, इसमें कोको कोला की बोतल में कितने वो हैं बताओ, छिपे हुए हैं IPR? कौन कौन से हैं इसमें? एक तो क्या है, फर्स्ट तो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन, और डिजाइन लोगो, भी है। डिजाइन, पिक्चर, लोगो तो पता, प्रोसेस, लोगो ट्रेडमार्क में आ प्रोसेस गया। ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मूला हो गया, पेटेंट भी है फॉर्मूला हो और गया। ट्रेड। तो डिजाइन देखो, इस डिजाइन की बोतल आपको ना पेप्सी की मिलेगी ना थम्सअप की मिलेगी, ये कोको कोला की मिलेगी ऐसे। तो इसमें डिजाइन भी आ गया, इसमें ट्रेडमार्क भी आ गया, इसमें पेटेंट भी आ गया, इसमें ट्रेड सीक्रेट भी आ गया। ये आज तक मालूम नहीं पड़ा कि कोको कोला अपनी कोल्ड ड्रिंक को कैसे बनाता है। दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट। Hello, sir. We have another class in 1:30. One. हाँ, बस ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। लास्ट में ये है कि हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च आर्टिकल। ये पॉइंट्स होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले टाइटल आएगा, उसके बाद नेम एंड एसोसिएशन ऑफ ऑथर्स आता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होता है। आजकल जनरल्स ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी मांगने लगे। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो आपको कीवर्ड्स करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखना है, देन एक्सपेरिमेंटल सेक्शन होता है, उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन होता है, फिर लास्ट में होता है कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है आपके आर्टिकल का। फिर कुछ जनरल क्या होते हैं, हाइलाइट्स भी मांगते हैं कि क्या क्या हाइलाइट्स हैं, क्या क्या आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। फिर लास्ट में अपन को ऑथर कंक्लूजन देना पड़ता है, अगर मोर देन 1 ऑथर्स हैं तो। फंडिंग है या नहीं वो बतानी पड़ती है। कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑथर्स में ऐसा नहीं है कि 2 ऑथर्स या 3 ऑथर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको ये भी बताना पड़ता है। फिर एक्नॉलेजमेंट, आपने कहाँ रिसर्च किए उसको। और लास्ट में क्या होता है, रेफरेंसेज। तो रेफरेंसेज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको उसी स्टाइल में अपन को लगाना जिस स्टाइल में जनरल। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन केयरफुली। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Very nice session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Good sir. class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. ओके।